जो हमारे 70 साल से मसले हैं चलते रहें, फिर भी हम तरक्की करेंगे कैसे? जब आप मतलब डिफ्लेशनरी इन्वायरमेंट हो पाकिस्तान में इस वक्त डिफ्लेशन, तो स्टेट बैंक क्या करेगा, वो मॉनेटरी ईजिंग करेगा, मतलब वो मनी इंटरेस्ट रेट को कम करेगा। सही है। लेकिन आप 1930 का इंटरेस्ट रेट पेट की हिस्ट्री निकाल दे, उसने 1.5% इंक्रीज कर दिया। Concerns mounting in Pakistan. Annual inflation rate dropped to 6.9%. Economic hardship has pushed skilled workers to move overseas. पाकिस्तान के मसले मसाइल का कोई हल नहीं। अगर क्राइसिस होगी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए ना, और सारे मुल्क डिफॉल्ट कर गए, जिसके पास गोल्ड होगा वो मॉनेटरी सिस्टम बनाएगा। अब हमने जान के की है ये उसकी कास्ट ये थी कि अपना सिस्टम भी कोलैप्स हो जाएगा, दुनिया रिसेशन में चली जाएगी, लेकिन इसके बाद पाउंड स्टर्लिंग जो है ना वो रिजर्व करेंसी नहीं रहेगी और डॉलर रहेगा। तो गोल्डस्मिथ के पास अल्टीमेटली एक पावर आ गया कि मैं ज्यादा चेट पर इशू कर सकता हूँ, क्योंकि गोल्ड तो मेरे से कोई मांग ही नहीं रहा ना, और गोल्ड मेरे पास पड़े और मेरी चेट के ऊपर अब ट्रांजेक्शन हो रही है। तो जो चाइना के जीडीपी है ना वो ऑलमोस्ट $24 ट्रिलियन है, और जो यूएस की जीडीपी है वो $17 ट्रिलियन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो चाइना है ना वो मोर गुड्स एंड सर्विसेज दुनिया को दे रहा है इस वक्त। और बहुत बात हो रही है जी क्रिप्टो की। अगर आप मुझे आसान तरीके से बताएं जी, मैंने क्रिप्टो लेनी है, मुझे पता है, मैं भी तो फायदा उठाऊं ना इन जंगों का। बिल्कुल ऐसे। तो क्या बिटकॉइन खरीदूं? बिटकॉइन 14 साल सर्वाइव करता है। जितने भी माइनर्स है ना, माइनर जो माइनिंग कर रहे हैं, उसका आप लेट्स सपोज 10,000 है ना, तो आपके पास 10,001 हो जाए, तो आप बिटकॉइन की सप्लाई और उसकी सारी चीजें प्रपोजल उड़ा सकते हैं। जो $1 ट्रिलियन छापता है उसके लिए 15 बिलियन क्या है, क्या अमाउंट रखती है? मतलब एक नेशन, एक स्मॉल से पाकिस्तान नेशन के पास भी $15 बिलियन शायद, मतलब मैंने तो इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, लेकिन बिटकॉइन सर्वाइव कर रहा है। अच्छा, इनके ऊपर कौन है? इल्यूमिनाटी? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउ डज इट वर्क, अ पॉडकास्ट बाय प्रो पाकिस्तानी। आज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन इंशाल्लाह मिलेगी। सलीम खान साहब एक PhD स्कॉलर हैं इकोनॉमिक्स में, न्यू इकोनॉमिक थिंकिंग में एक ऑर्गेनाइज़र हैं, एक कमेटी, इन सारी चीज़ों पे हम आते हैं। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। लेकिन सलीम साहब की ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका ये मानना है, जो भी हमारी ऑफ एयर कॉन्वर्सेशन हो रही थी, कि फौज हो, करप्शन हो, जो भी हो, आगे जो चीज़ें होने वाली हैं फाइनेंशियली, उसकी वजह से पाकिस्तान में कुछ बेहतर हो सकता है। अब हम इतनी मायूसी में बैठे हुए हैं कि हम आपकी कहानी बहुत इंटरेस्ट से सुनने वाले हैं। तो पहले तो सर ये बताएं ना कि ये आप क्या कह रहे हैं, कैसे हो सकता है कि आप मुझे कह रहे हैं कि जो हमारे 70 साल से मसले हैं चलते रहें, तो फिर भी हम तरक्की करेंगे कैसे? ये एक्चुअली मुझे भी जब ये रियलाइज़ हुआ तो समहाउ आई वाज आल्सो स्टन। उसकी रीज़न ये है, देखे कि हम समझते हैं ना एज ए इकोनॉमिस्ट, हमें जो ट्रेन किया जाता है, हम डोमेस्टिकली ये समझते हैं कि हम वी आर आइसोलेटेड। लेकिन जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना वो हायरार्किकल है, और हायरार्किकल बाय एविडेंस है, नॉट बाय कंस्पिरेंसी। सबसे ऊपर फेड है, उसके ऊपर 3-4 सेंट्रल बैंक है जिसके साथ क्रेडिट स्वैप लाइन है, मतलब उनको डॉलर ट्रेड से नहीं मिलता। सर एक सेकंड आसान करें हमारे लिए थोड़ी सी। पहली बात तो फेड जो है, फेड हमने सुना है एक बहुत बड़ा विलन है जी, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करता रहता है। फेड क्या है? अच्छा, एक्चुअली फेडरल रिजर्व जैसे हमारा स्टेट बैंक है ना, इसी तरह यूनाइटेड स्टेट का फेडरल रिजर्व है। और ये पब्लिक है या प्राइवेट है? इट्स अ प्राइवेट एंटिटी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। ये लेजिस्लेशन जो हुई है 1913, एक तो हिस्ट्री है इसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन सम हाउ जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल की जो इंडिपेंडेंसी है पिछले लास्ट सेंचुरी में, जब हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स अलग होना चाहिए, पॉलिटिक्स अलग होना चाहिए, तो दैट इज़ द पार्ट। अब वो फेड क्या करता है, फेड इतना पावरफुल है क्योंकि वो फेड जो है ना डॉलर छापता है इन द सेंस। वैसे तो इसके पीछे डेट होती है, गवर्नमेंट डेट, लेकिन एक्चुअली छापता फेड होता है। लेकिन एक प्राइवेट बैंक कैसे डिसाइड कर सकता है कितने डॉलर छापने हैं, डॉलर की प्राइस क्या है, इंटरेस्ट रेट? बाय लॉ मैंडेट है कि उनने 2 मेजर कंपोनेंट्स को, अब अगर यूएस फेड है, फेडरल रिजर्व है, उसकी 2 मैंडेट है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। और 2 ही इंडिकेटर होते हैं किसी इकोनॉमी के, कि मतलब आपका जनरल पब्लिक किस में इंटरेस्ट लेता है, कि महंगाई कम से कम हो और रोजगार सबसे ज़्यादा हो। तो अगर ये फेड की मैंडेट है, ये फेडरल गवर्नमेंट की मैंडेट नहीं है, ना ही कोई, ये फेड की मैंडेट है, और दे आर इंडिपेंडेंट ऑन दिस। तो वो अगर इंडिपेंडेंट है और वो कभी भी नोट छाप सकते हैं और वो कभी भी इंटरेस्ट रेट चेंज कर सकते हैं, तो फिर आप गुर्बत आती कैसे है? ऐसे ना आप तो फिर डिसाइड कर सकते हो ना, आप बोलो यार अच्छा डॉलर ज़्यादा कर दो, डॉलर कम कर दो। एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन अब पाकिस्तान में थोड़ा सा मैं इसको लिंक करना चाहूँगा। पाकिस्तान जिसे मैंने आपको बताया, देखिए मैं अगर पाकिस्तानी हूँ ना तो मेरा एक कंस्ट्रेंट है पाकिस्तानी रुपी। लेकिन कंस्ट्रेंट क्यों है? क्योंकि मैं उसको छाप नहीं सकता।
पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान एंटिटी की ये कंस्ट्रेंट नहीं है, वो अनलिमिटेड छाप सकता है क्योंकि दे आर डिसीजन मेकर। तो हम क्यों नहीं छापते अनलिमिटेड? वो अभी मैं आता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट की कंस्ट्रेंट है डॉलर। अब जो डॉलर है ना वो कंस्ट्रेंट है क्योंकि आप छाप नहीं सकते ओवर द नाइट। तो दुनिया के जितने भी कंट्री है 196 कंट्रीज़ है, मैंने आपको सिर्फ 4 कंट्रीज़ की बात की कि उनके लिए डॉलर कंस्ट्रेंट नहीं है। वो इसको कहते हैं क्रेडिट स्वैप लाइन। क्रेडिट स्वैप लाइन ये कि मेरे सेंट्रल बैंक के पास ये स्वैप लाइन अवेलेबल हो कि वो अपनी रुपी को फ़ॉरेन डॉलर में कन्वर्ट कर सकता है। और ये इन गवर्नमेंट्स की एग्रीमेंट है जिसमें आपका शामिल है यूके, इसमें यूरो शामिल है, इसमें जापान है और स्विट्ज़रलैंड है। लेकिन इसके अगेंस्ट तो इन चारों को ये क्यों मिला था? एग्जैक्टली अब ये इसके लिए मतलब डिटेल में अगर हम जाएंगे तो ये एक मतलब डॉलर को एज ए रिजर्व करेंसी स्टेटस मेंटेन करने के लिए उस वक्त 1980 में ये मेजर कंट्रीज थे। तो इनकी एग्रीमेंट इसलिए हुई कि मतलब डॉलर को एज ए रिजर्व कंट्री आपने सपोर्ट करना है और हम आपको डॉलर करेंसी देंगे, लेकिन जो भी जैसे मतलब अब क्वांटिटेटिव ईजनिंग की आपने बात सुनी होगी 2008 के बाद। क्वांटिटेटिव ईजनिंग अगर सिर्फ फिट करता है ना तो उसकी कोई असर नहीं है। मतलब ये 4 सेंट्रल बैंक इकट्ठे मनी सप्लाई इशू कर देते हैं। अच्छा एक सेकंड, हमें पहले ये समझाएं क्वांटिटेटिव ईजिंग होती क्या है? अच्छा एक्चुअली देखिए हमारे जो कन्वेंशनल इकोनॉमिस्ट है ना वो मनी सप्लाई है ना उसको वो समझते हैं कि ये मनीटरी पॉलिसी है। लेकिन जब 2008 की क्राइसिस हुई है ना, क्योंकि फिट की एक मैंडेट थी कि वो सिर्फ इकोनॉमिक ये 2 इन्फ्लेशन और इसमें इंटरफेयर कर सकते थे, वो फिस्कल स्टिमुलस नहीं दे सकता। फिस्कल स्टिमुलस गवर्नमेंट का काम था। सही। लेकिन जब 2008 के क्राइसिस आए ना, मतलब मीनवाइल अगर थोड़ा सा मैं टेक्निकल करूँ तो वो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को ही फ्लक्चुएट कर सकते हैं। मतलब हमारे जो SBB है ना उसको शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट की अथॉरिटी है कि वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट जो कि रियल स्टेट है बाकी है ये खुद उससे मॉनिटर होते हैं। लेकिन फिड ने 2008 में अनकन्वेंशनल पॉलिसी अडॉप्ट की। अनकन्वेंशनल ये है कि वो खुद आके रियल मार्केट में उसने वो रियल बॉन्ड जिसको RMBS कहते हैं, RMBS का नाम आपने सुना होगा, ये बॉन्ड थे, क्राइसिस भी इस पे आए, रेजिडेंशियल बॉन्ड थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो रेजिडेंशियल बॉन्ड उसने मार्केट से खुद लिए। अब ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, ये 30 ईयर बॉन्ड है, ये फिट की मैंडेट नहीं है, लेकिन वो अनकन्वेंशनली उसने, क्योंकि क्राइसिस थे, अगर वो ना करते तो ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाना था। सही है। तो सही है। इस अनकन्वेंशनली की आप अगर मनी सप्लाई US के निकाल देना तो वो बिल्कुल स्काई राइटेड है। और 3 इस वक्त जो है ना क्वांटिटेटिव ईजनिंग हुई है। एक कोविड-19 में हुई, कोविड-19 में उसका बॉन्ड थ्रेटन हुआ तो वो आके लॉन्ग टर्म बॉन्ड उसने परचेज़ किया। ये अगर आप कोई इकोनॉमिस्ट सुन रहा है या कोई इस तरह, तो ये किसी भी सेंट्रल बैंक की ये नहीं है, ये गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी होती है। मतलब अगर आपने रियल इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना है तो वो फेडरल गवर्नमेंट करेगी। सही है। इन्होंने सिर्फ डिमांड साइड को करना है, लेकिन फिर 2008 के बाद अब रियल साइड पे भी कर रहा है और जो मॉनेटरी साइड पे उस पे भी कर रहा है। मुझे थोड़ा सा हमें ये समझाए ना, आप कह रहे हैं कि यार इनका डिवाइड इस तरह है, एक तो ये डिवाइड मेंटेन कौन करता है और दूसरा मुझे समझाएं ये डिवाइड हो कैसे सकता है। मिसाल के तौर पे अमेरिका सुपर पावर इसलिए नहीं है क्योंकि वो डॉलर छापता है, अमेरिका सुपर पावर इसलिए है क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी मिलिट्री है, उनके पास सबसे बड़ी एयरफोर्स है, उनके पास सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उनके सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं। मतलब ये चीज़ें भी तो एक इकोनॉमी में आती हैं। लेकिन आप मुझे कह रहे हैं इनका काम सिर्फ ये 2 चीज़ें देखना है, इनका काम बाकी सारी चीज़ें देखना है। अच्छा इनके ऊपर कौन है? इल्यूमिनाटी मतलब कौन है इनके ऊपर? अच्छा देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ ना कि ये जो वर्ल्ड मतलब पावर है ना, ये सम हाउ ये स्पिरिट है। देखिए आपने देखा 1930 के बाद ब्रिटिश जो है ना दुनिया पर रूल कर रहा था। ब्रिटिश का रिज़र्व करेंसी भी पाउंड स्टर्लिंग जो है ना वो रिज़र्व करेंसी थी। और सम हाउ इस पे मेरे कंप्लीट एक थीसिस है जो कि मेरे ख्याल में इस पॉडकास्ट में थोड़ा सा मैं, अगर आप उसकी हिस्ट्री में जाए ना कि World War I World War II क्यों हुए और किस तरह ब्रिटिश पाउंड को गोल्ड से डिफेक्ट किया गया, और फिट की वो पॉलिसी जो कि आम एक इकोनॉमिक्स वाला बंदा, अगर आप उस हिस्ट्री में जाएं 1930 में डिफ्लेशनरी इन्वायरमेंट है, आप ये समझ लें कि तमाम दुनिया डिफ्लेशनरी इन्वायरमेंट में चली गई। सही। फिर जो है ना 80% गोल्ड पे बैठा हुआ था World War I के बाद। तो उसको चाहिए था, जब आप मतलब डिफ्लेशनरी इन्वायरमेंट हो, पाकिस्तान में इस वक्त डिफ्लेशन, तो स्टेट बैंक क्या करेगा, वो मॉनेटरी ईजिंग करेगा, मतलब वो मनी इंटरेस्ट रेट को कम करेगा। सही है। लेकिन आप 1930 का इंटरेस्ट रेट फिट की हिस्ट्री निकाल दे, उसने 1.5% इंक्रीज कर दिया। क्यों? अब उससे 2 कास्ट भी थे, उसका अपना फाइनेंशियल सिस्टम जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी कोलैप्स कर गया। लेकिन उससे क्या हुआ, देखिए अब अगर वो ईज करता ना तो ये जो ग्रेट डिप्रेशन जिसे हम बड़ी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में समझते हैं ना, ये नहीं होना था। तो ये उन्हें जान के की है, ये उसकी कास्ट ये थी कि अपना सिस्टम भी कोलैप्स हो जाएगा, दुनिया रिसेशन में चली जाएगी, लेकिन इसके बाद पाउंड स्टर्लिंग जो है ना वो रिजर्व करेंसी नहीं रहेगी और डॉलर रहेगा।
अच्छा तो एक सेकंड, आप मुझे कह रहे हैं कि अमेरिका को पता था कि अगर मैं ये करूंगा तो अपने आप को तो मतलब बुरे सूरत हाल से गुजारूंगा, लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल सिस्टम मतलब उसकी बैंकिंग सिस्टम। बैंक, लेकिन मैं जो समझने की कोशिश करूँ यूके को भी ये पता था। मतलब ये ऐसे होता है कि यार दो बड़े पावर्स बैठे हुए हैं और वो कहते हैं यार तुझे ख़त्म करने के लिए ना मैं एक अपने आप को भी थोड़ा सा जिस तरह जंग में लेके जाऊंगा, थोड़ी सी वुंड्स होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल आपकी पॉइंट गेट कर रहा हूँ। देखिए यूके एक ऑलमोस्ट 100 ईयर्स मतलब इस पूरे पावर की ना सस्टेनेबिलिटी ये बहुत अपने आप को भी तका देती है, नेशंस को भी तका देती है और पॉलिसी मेकर को भी। एंड सम हाउ यू नीड अ चेंज। अब यूएस जो फेडरल रिजर्व है ना इस वक्त उस पॉइंट पे है जो 1930 में ब्रिटिश पे था। अगर ये अपने आप को न्यू एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट नहीं करता, जो कि मैं अभी आपको साथ इस बात करूँ न्यू एनवायरनमेंट क्या है। अब गोल्ड जो है ना पहले फिजिकल गोल्ड था ना वो हायरार्किकल था। अब अच्छा मैं आपको थोड़ा सा हायरार्की मनी हायरार्की बता दूँ। गोल्ड टॉप पे है, ये किसी की लायबिलिटी नहीं है। हमेशा जब क्राइसिस होगी ना, जिसके पास अगर क्राइसिस होगी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए ना और कारण सारे मुल्क डिफॉल्ट कर गए, तो जिस मुल्क के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड, पिछले सेंचुरी की मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, जिसके पास गोल्ड होगा वो मॉनेटरी सिस्टम बनाएगा। बिल्कुल। लेकिन मैं एक और सवाल आपसे पूछ लूँ, और कभी कभार मैं ये भी सोचता हूँ बिल्कुल कि गोल्ड की भी वैल्यू, अगर अब मैं बहुत ही आपसे फिलोसॉफिकल नहीं, लेकिन मुझे बचपन से एक चीज़ नहीं समझ आती थी, वो भी तो पत्थर ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब मिसाल आपको देता हूँ, डायमंड्स हैं, डायमंड्स बहुत वैल्यूबल हैं। अब मैंने सुना है लैब डायमंड्स बन रहे हैं कुछ, पता नहीं क्या, मैं कुछ एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन वो जो नए डायमंड आ रहे हैं जी उसकी वजह से वो मशीन से बनते हैं तो वो तो सस्ते हो जाएंगे। 20-30-40 साल में शायद डायमंड की कोई वैल्यू नहीं हो। अब वो पत्थर जिसके लिए लोग अपनी जान देने के लिए तैयार होती हैं, औरतें अपना घर बेच देती हैं लेकिन अपना जेवर नहीं, आप मुझे कह रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी 30 साल के बाद। बिल्कुल। तो अब इस एरा में क्या आप मुझे ये कह सकते हैं, हम वापस जाते हैं वर्ल्ड वॉर 1-2 पे और गोल्ड उस ज़माने में, क्या ये भी हो सकता है कि गोल्ड की कोई वैल्यू ना हो? देखिए वैल्यू जो है ना, आपने थोड़ी सी ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आपने पूछा। वैल्यू और प्राइस में डिफरेंस है जो हम नॉर्मली नहीं करते। सही है। देखिए अब मैं अगर आपको बता दूं ना, एयर जो ऑक्सीजन आप इंटेक कर रहे हैं इसकी वैल्यू है? वैल्यू तो बहुत है। प्राइस है? नहीं, अभी के लिए तो नहीं है। दैट इज़ मीन के वैल्यू जो है ना वो किसी चीज़ की वो एट्रीब्यूट्स जो आपको ज़रूरत है, आप उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। मेरे ख्याल में अगर ऑक्सीजन इधर मतलब लेट सपोज थोड़ा सा कम हो जाए तो लोग किसी भी प्राइस देने के लिए तैयार, मतलब स्केर्स हो जाए बिल्कुल, तो आप किसी लाहौर भी में कुछ सालों में एग्जैक्टली आप किसी भी प्राइस देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि दैट इज वर इंस्टेंटेनियसली यू नीड इट एंड यू कांट, मतलब आप सस्टेन नहीं कर पाते। सही। तो कहने का मेरा मकसद है जो बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में जो कि वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन वो अबंडेंस है तो उसकी प्राइस नहीं है। अब आपने, मैं इसको गोल्ड के साथ लिंक कर रहा हूँ। गोल्ड में दो खूबी है, ये वैल्यूएबल शायद ना हो, मतलब वैल्यूएबल इन द सेंस ये है कि रियल लाइफ में गोल्ड के साथ आप क्या करते हैं, ना कोई खाता है ना कोई, समटाइम ज्वेलरी है, लेकिन ज्वेलरी जितना गोल्ड है ना उससे कई गुना की ज्वेलरी, सारी दुनिया की ज्वेलरी बन सकती है। सेंट्रल बैंक की बाइंग, मुझे वो 90% सेंट्रल बैंक की बाइंग से प्राइस डिटरमिन हो रही है। अभी भी आप गोल्ड देख रहे हैं, गोल्ड सर्च कर रहा है, इस पे मैं आता हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि गोल्ड की एक ऐसी खूबियाँ हैं, चंद ऐसे खूबियाँ हैं जो मनी के डिफिनीशन के लिए आज तक किसी मेटल में नहीं है। क्या? सबसे पहले ये जो है ना ये लॉन्ग लास्टिंग है। 5000 साल अगर आप कोई टर्म खोल देंगे ना और उससे गोल्ड निकालेंगे तो वही प्योरिटी होगी जो 5000 साल पहले होगी। सही। ये किसी मेटल में, मतलब आपके डायमंड में है, लेकिन समहाउ मैं उस पर आता हूँ। दूसरी ये इसकी बड़ी खूबी है कि टेम्परेचर से, ये जितना भी टेम्परेचर इसको दे दो, ये टेम्परेचर से उसकी जो डिफॉर्मिटी तो आ जाती है, लेकिन इसकी वैल्यू, उसकी जो प्योरिटी है वो ख़राब नहीं होती डायमंड की दूसरी साइड पे। और दूसरी डिविजिबल है। मनी के लिए सबसे बड़ी चीज़ है ना जो डिविजिबिलिटी है। डिविजिबिलिटी मेरे पास है गोल्ड है तो मैं इसको एक तोला 2 तोला जितना हिस्से आप बना रहे तो बना सकते हैं। डायमंड के साथ ऐसा नहीं है, वो जब आप, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वो आप जब तोड़ेंगे। दूसरी इसकी क्वांटिटी ऐसी है ना, मतलब इतनी परफेक्टली क्वांटिटी और माइनिंग से इतनी सप्लाई इसकी आ रही है ना कि वो परफेक्टली आपकी मनी सिस्टम को ऐलान कर जाता है। मतलब इनकी जो ग्रोथ रेट है ना, और प्लस इसकी जो अभी इस वक्त, अब मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि अगर एस्ट्रॉयड आ गया ना और वो गोल्ड का हो तो आज गोल्ड की प्राइस ख़त्म हो जाएगी और मनी सिस्टम के लिए कोई और चीज़ हमें चाहिए होगी। चाहिए। देखिए मनी सिस्टम, अब देखिए मैं मनी सिस्टम को बार बार इसलिए देता हूँ कि देखिए ये मनी सिस्टम जो होता है ना, ये एक आपका रियल गुड्स एंड सर्विसेज है। मतलब आपको एक कप चाहिए मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उसके लिए कोइंसिडेंस चाहिए कि कोई चीज़ ऐसी हो जो मुझे भी चाहिए। लेकिन अगर इसमें मनी आ जाए ना तो मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, बार्टर ट्रेड नहीं होती, बस मुझे आप मनी दे देंगे। और मनी तो मनी की एक एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए थी कि ओवर द टाइम ये वैल्यूएबल हो, ओवर द टाइम वैल्यू इसकी इंक्रीज हो, और उसके लिए कम होना चाहिए, उसकी जो सप्लाई है ना वो लिमिटेड होना चाहिए या फिर एक कांस्टेंट रेशो से होना चाहिए। इसकी एक कंस्ट्रेंट थी फिजिकल मोबिलिटी या इसको सिक्योरिटी, इसके लिए फियाट करेंसी आई।
फिएट करेंसी पहले गोल्ड बैक थी 100% और फिर हमने उसको रिजर्व कर दी, क्योंकि देखिए अगर मैं गवर्नमेंट हूँ ना, मुझे अभी क्राइसिस आ जाए ना, तो मैं गोल्ड तो शायद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन मैं मनी सप्लाई तो 1 मिनट में कर सकता हूँ। तो फिर लोगों को ये नहीं पता होता एट फार, अगर वो कन्वर्टेबिलिटी हो ना, लोगों को ये पता नहीं होता कि गोल्ड था या नहीं। लेकिन पहले तो ये नहीं था कि गोल्ड 100% गोल्ड था, लेकिन फिर इसके बाद ये रिजर्व पे इसलिए चला गया कि देखिए अगर मेरी करेंसी चल रही है, लोग एक्सेप्ट, इसके पीछे गोल्डस्मिथ की एक कहानी है छोटी सी। गोल्डस्मिथ पहले गोल्ड स्टोर करता था और आपको क्लेम देता था, उस क्लेम के ऊपर आप जाते थे तो लोगों को ये समझ आ गई कि यार इसके पीछे गोल्ड पड़ा हुआ है, चेक की तरह, रिसीट एग्जैक्टली उसके पीछे गोल्ड पड़ा हुआ है। तो गोल्डस्मिथ को समवेयर ये रियलाइज हो गया कि लोग तो ये चिट लेके नहीं आ रहे मेरे पास, गोल्ड तो ले नहीं रहे। मतलब पहले वो देता था, आप उससे चीज़ खरीद सकते थे, आप वो तो कहते थे गोल्डस्मिथ से ये चीज़ गोल्ड आपकी पड़ी हुई है, आपकी ओनरशिप में चली जाएगी, इसकी ओनरशिप में 10-15। गोल्डस्मिथ के पास वो क्लेम नहीं आती थी, तो गोल्डस्मिथ के पास अल्टीमेटली एक पावर आ गया कि मैं ज़्यादा चिट पर इशू कर सकता हूँ, क्योंकि गोल्ड तो मेरे से कोई मांग ही नहीं रहा ना, और गोल्ड मेरे पास पड़ी और मेरी चिट के ऊपर अब ट्रांजैक्शन हो रही है। मतलब वो एज ए मनी, एज ए करेंसी, एज ए गोल्ड कंसिडर किया जा रहा है। तो चिट तो प्रोड्यूस किया जा सकता है, वो रिसीप्ट तो प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसी कंसेप्ट से जब भी कोशिश की गई कि साउंड मनी, पहले साउंड मनी होती है और फिर वो जिसके पास अथॉरिटी होती है ना, जो अभी डॉलर है, तो वो ओवर सप्लाई कर देता है, और उस ओवर सप्लाई का कास्ट ये होता है कि वो मुल्क को तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन बाकी लोग उसकी जो है ना इन्फ्लेशन कास्ट, जो अभी हम देख रहे हैं ना इन्फ्लेशन कास्ट, ये डॉलर की ओवर सप्लाई की वजह से। अच्छा, मैं ओवर सप्लाई पे आने ही वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप मुझे वापस लेके जाएं। और आपने मुझे ये कहा जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि यार World War I और World War II के पीछे कुछ फाइनेंशियल भी चीज़ें थी। हमें जो समझ आता है, चलें World War II ले लेते हैं मिसाल के तौर पे, हमें समझ आता है वो जी एक बहुत बड़ा विलन था, अडोल्फ हिटलर, और उनको नचड़ाया, वो सारे जूस को मारा था, और अमेरिका और इंग्लैंड और सब साथ हुए कि बस हम नहीं छोड़ते तुझे। ये कहानी मुझे पता है, ये हिस्ट्री है। बिल्कुल। आपका ये मानना है कि एक हिस्ट्री होती है और एक उसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री कह लेते हैं उसको, होती है। फाइनेंशियल हिस्ट्री इसकी क्या है? अच्छा देखिए, हम मतलब अगर इसको पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखेंगे तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे समहाउ, वही जो आप कहानी हम सुनने आ रहे हैं। फाइनेंशियल हिस्ट्री बहुत रेलेवेंट होती है। देखिए क्यों रेलेवेंट है, अभी भी कुछ इवेंट्स हो रहे हैं अगले सेंचुरी के, जो फाइनेंशियल इवेंट्स है मैं आपको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ जो कि होंगे, लेकिन मैं उस पर आता हूँ आपकी पॉइंट पे। 1913 में फेडरल रिजर्व बनता है, इससे पहले हम गोल्ड स्टैंडर्ड पे थे, और गोल्ड स्टैंडर्ड पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और ये मैं नहीं कह रहा, ये मंडेल की एक पेपर है 1999 के, मैं अगर लिंक होगा तो मैं आपको दे दूंगा, लोग पढ़ लेंगे। वो एक बहुत बड़ा सेंट्रल बैंकर है, वो कहता है कि ये जो गोल्ड था ना, इसने लोग, क्योंकि गोल्ड की कोई सप्लाई नहीं कर सकता था और किसी की भी लाइबिलिटी, तो हर बंदा इस पर ट्रेड पे तैयार, तो इंटरनेशनल अक्सर ये मसला होता है कि किस करेंसी में ट्रेड किया जाए। तो अगर एक ऐसी करेंसी हो जो नॉन सॉवरन हो और जिसकी मतलब कोई लाइबिलिटी हो, हर बंदा कंसेस करे, तो हर बंदा इस पर एग्री हो जाता है। तो वो कहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड बड़ा स्मूथ चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि 1913 में फेड बनता है, फेडरल रिजर्व 1913 में बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं अगर मतलब मुझे जो जहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली, यहाँ से मिली। 1913 में फेड बनता है, और फेड क्या करता है, फेड का एक ही रोल है कि वो अब अमेरिका ये सोच रहा है कि जो गोल्ड है ना दुनिया का, ये हमारे पास आ जाए। तो उसके लिए वॉर फाइनेंसिंग, एक मैं आपको एक और वॉर फाइनेंस, दुनिया में जब भी वो टेक्टोनिक पावर शिफ्ट आई है ना, तो वो वॉर फाइनेंसिंग से आई है। मतलब अभी भी अगर आपको वॉर फाइनेंसिंग थोड़ा सा अगर हमें समझाएं क्या मतलब है आपका? अच्छा, वॉर फाइनेंसिंग का ये मतलब है कि जब भी कंट्री वॉर्स में जाती है ना, तो एक ही प्रायोरिटी रह जाती है, वो ये है कि उसके तमाम बैंकिंग सेक्टर, तमाम फाइनेंशियल सेक्टर, तमाम सेंट्रल बैंक, वो एक ही चीज़ को डिफेंड करेंगी, वो है वॉर गुड्स। वो वॉर गुड्स खरीदेगी, और वॉर गुड्स कौन खरीदता है? वो गवर्नमेंट खरीदता है या पॉलिसी मेकर। मतलब आपकी तमाम प्रायोरिटी ख़त्म हो जाती है, अब अपने आप को डिफेंड करता है कि भाई मैंने अपने कंट्री को डिफेंड करना है, और इसके लिए मैं जो मर्जी सप्लाई करूँ, सही, मैं ये करूँगा। और इसकी प्रायोरिटाइज जो लोगों की प्रायोरिटी है ना, जो लोगों की वेलफेयर है, वो सेकेंडरी हो जाती है, और जो कंट्री डिपेंडेंट है वो ज़्यादा हो जाती है। तो जब आप वर्ल्ड वॉर 1 में गए ना, तो क्या हुआ, जो यूरोप था उसके पास गोल्ड था, क्योंकि वो उस वक्त, इस सबसे पहले यूके में बात करूं, लेकिन वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसने क्या करना, गोल्ड स्टैंडर्ड था ना। इधर से अमेरिका अपना असलहा बना चुका था पहले से, अब ये उसको भी असलहा सप्लाई करता था, उसके अपोनेंट को भी करता था, और दोनों से एक चीज़ डिमांड करता था कि भाई आपने हमें गोल्ड में पे करना है। इंटरनेशनल करेंसी तो गोल्ड थी ना, उसने कहा मैं आपकी करेंसी में नहीं, मुझे गोल्ड में पे करना है। तो गोल्ड कहाँ जा रहा था और असलहा कहाँ जा रहा है?
तो इनने असला बनाया ही इसलिए था। एग्जैक्टली दैट वाज ऑलरेडी प्लान। ये इसके पीछे भी जेपी मॉर्गन ने क्यों मतलब 2009 में वो बैंकिंग क्राइसिस क्यों किया, बल्कि मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए गोल्ड टारगेट था इस वक्त फेडरल रिजर्व का कि समहाउ गोल्ड हमारे पास आ जाए, फिर हम दुनिया के ऊपर अपना सिस्टम लॉन्च करेंगे। अगर गोल्ड नहीं होगा तो उसके लिए वॉर ज़रूरी था, क्योंकि वॉर के बगैर आप देखें आप करेंसी में ब्रिटिश पाउंड भी लोग ले सकते थे। मतलब लेट्स सपोज अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो ब्रिटिश पाउंड वो देता कि भाई ये मैं सॉवरेन हूँ, मेरी ये करेंसी है, मुझे ट्रेड करे। लेकिन जब वॉर होना तो फिर आपको पता है मुझे असला नीड है, मुझे ज़रूरत है, तो जो वो कहा है, और गोल्ड स्टैंडर्ड था तो उसने कहा कभी ब्रिटिश पाउंड मुझे नहीं चाहिए क्योंकि आपका इकानमी का कोई पता नहीं चलता, मुझे गोल्ड चाहिए। और इसमें एक पॉलिसी है फेडरल रिजर्व की जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जब आप इस तरह के सिचुएशन में जाते हैं ना तो तमाम सेंट्रल बैंक जो है ना वो अपने इंटरेस्ट रेट को डिक्लाइन कर देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो मनी सप्लाई करते हैं। लेकिन फेडरल रिजर्व ने इस दौरान अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। क्यों? देखिए आप गोल्ड ले रहे हैं ना, तो एक तो आ रही है गवर्नमेंट से, दूसरा अगर मैं इंसेंटिवाइज करूँ लोगों को कि भाई अब एक ही मुल्क रहा जो वॉर में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है और मतलब मेजर पावर है, तो वहाँ पे अपना जो इन्वेस्टर है वो क्या सारा करता आके है? उधर रखेगा। वो इन्वेस्टर भी अपना और इंटरेस्ट रेट भी आप दे रहे हैं। मतलब मुझे अगर वॉर टाइप सिचुएशन है, मैं यूके में बड़ा इन्वेस्टर हूँ और आप मुझे इंसेंटिव भी दे रहे हैं, इंटरेस्ट भी दे रहे हैं और आप सेफ जोन भी दे रहे हैं, तो मेरा वेल्थ कहाँ जाएगा? जो मेरा फिजिकल गोल्ड है वो वहाँ जाएगा। तो ये उस टाइम यूके को नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है? बिल्कुल पता था, लेकिन यूके का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ना, उनको पता था कि भाई मैंने पिछले इतने पढ़े लिए हैं, वॉर तो इमिनेंट था। आप जब मतलब लेट्स सपोज अब लोग देखें यूएस को क्यों ब्लेम कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, ब्रिक्स बन रहा है, ये चीज़ें बन रही, क्योंकि लोग देख रहे होते कि यार एक्सप्लॉइटेटिव वो है, वेपनाइजेशन है, रशिया को भी वेपनाइज कर दिया बाकी। तो एक ब्रिटिश टारगेट था। हमारे यहाँ बड़ी शहर में भी स्ट्रगल तो चल रही थी ना कि हम इससे आज़ादी हासिल करें, बाकी दुनिया में भी, क्योंकि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व था, उसकी कॉलोनीज डायरेक्ट इन्वॉल्व थे, तो उस पर बहुत बड़ा प्रेशर था। जब वो वॉर में एंटर हुआ तो उसने अपने आप को डिफेंड तो करना था। तो डिफेंस के लिए उसको चाहिए था मतलब एक अपने आप को डिफेंड कर। तो उसमें पहले फुर्सत में ये हुआ कि मतलब वो जो रियल वेल्थ है जिसमें गोल्ड में कंसिडर करता हूँ, वो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा और प्लस वो इस पे कीन्स का 1923 में एक बहुत बड़ा बहुत बेहतरीन बुक है। अच्छा, कीन्स हम इकोनॉमिक्स वाले समझते हैं, एक मॉनेटरी साइड है और एक केन्जियन साइड है। जो केन्जियन था वो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था और वो जानता था कि जो सिस्टम बन रहा है ये मतलब इस समहाउ इधर जा रहा है, और उसने मुसलसल इस पे डिबेट की कि भाई तुम मतलब एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस लेके आओगे, ये चीज़ नहीं करनी है, मतलब आपने मतलब अगर सपोर्ट करना है तो फाइनेंशियल सिस्टम की पॉलिसी ईज में होनी चाहिए। वो कह रहा है कि आपने जो गोल्ड स्टैंडर्ड था ना, उसको यूएस को चाहिए था कि वो गोल्ड स्टैंडर्ड को डिफेंड ना करता, वो किसी भी करेंसी में ले लेता, तो वो इलाई था ना इनका, तो वो वॉर भी जीत सकते थे। और ये जो मतलब हमने फिर गोल्ड स्टैंडर्ड से डिफेकिंग देखी, और ये हमने 1929 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस ग्रेट डिप्रेशन देखी जो 6 साल से लग रही है, लोग ये नहीं होने थे। लेकिन उसका मकसद क्या था उनको फ्लॉट का पता था। और इसके ऊपर मैं आपको बता दूं, मैं एक कोर्स ले रहा हूँ, मैं ले चुका हूँ इस पे एक बेहतरीन इस पे कोर्सेरा पे कोर्स है मनी एंड बैंकिंग, और वो एविडेंसली कह रहा है कि ये फेड की चाइल्डिश पॉलिसीज थी। अब वो तो यूएस है ना, वो तो यूएस का प्रोफेसर है, तो वो कह रहे हैं कि यार ये पहले बना 1930 में चल, मतलब कोई भी इकोनॉमिक्स को अगर जानता है ना तो जो फेड की पॉलिसी है वो जस्टिफाइबल नहीं है। अब वो इससे क्या हुआ, एक मतलब 2029 की क्राइसिस आए तो आप अल्टीमेटली 1933 में ना आप ऑलरेडी गोल्ड स्टैंडर्ड से डिफेक्ट हो गए, क्योंकि गोल्ड देखे गोल्ड इधर आ गया, जो करेंसी जो वार से वापस लोग आए ना, तो उनके पास करेंसी सिस्टम के लिए गोल्ड तो नहीं था ना, बिल्कुल, तो गोल्ड नहीं था, तो गोल्ड कम होने की वजह से क्या होता है डिफ्लेशनरी एनवायरनमेंट, मतलब लेट्स सपोज अगर हमारे पास डॉलर नहीं है ना तो हमारी इकोनॉमी डिफ्लेशन में जाएगी। सही है, हमारे लिए इस वक्त गोल्ड डॉलर है, इसी तरह उनके लिए। और गोल्ड वो ऐसे नहीं दे रहा था, वो कह रहा था कि भाई आप दोबारा कन्फ्लिक्ट, और फिर जब 2029 के क्राइसिस आए ना, इसने तो बिल्कुल दुनिया को हिला के रख दिया, क्योंकि वो दुनिया का कोई मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी स्काई रॉकेट हो गया और सारी चीजें हो गई। आप 1920 की क्राइसिस की बात कर रहे हैं ना आपने, आई थिंक 1929 ग्रेट 1930 स्टार्ट हुआ था 1929 में, जो ग्रेट डिप्रेशन है जो कि आप मतलब इकोनॉमिक्स अगर स्टार्ट करते हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सही है। अच्छा, अब आपने हमें थोड़ी सी हिस्ट्री दी, अब आप आए ना मेरे मसले की। भाई मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास मतलब कोक 120 रुपये या 100 रुपये की होगी, आप बताएं। चलो ठीक है, माना कि कोई हैं फेड वाले बंदे जो पूरी दुनिया चला रहे हैं, माना कि ये हुआ, मैं क्या करूं, या मेरी ज़िंदगी में कैसे फ़र्क आएगा? अच्छा, ये बहुत आपने, मैं अपने इस सारी कंक्लूजन से अपने आप को बेहतर करने के लिए मुझे बड़ा एक सपोर्ट मिलता है। उसकी रीज़न ये है, देखिए समहाउ आप लिंक है हायरार्किकल सिस्टम का, ठीक है, तो एक बिजनेस साइकिल चलता है,
सही। उस बिजनेस साइकिल में आपने देखा होगा ना, पाकिस्तान की इकानमी 6% पे चली जाती है ग्रोथ, इन्फ्लेशन काम डाउन हो जाती है, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल जीरो हो जाता है, और जो उस पेज में होता है ना जो गवर्नमेंट, वो उसका क्रेडिट लेता है। आपको मैं एक चीज़ अभी लिख के मतलब प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मैंने अब पिछले 6 महीने बाद मेरे यूट्यूब चैनल है, उसमें लोग जा भी सकते हैं, और मैं अपने पॉइंट में भी डिबेट करता हूँ। मैंने जनवरी में कहा था कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है ना वो ऑल टाइम हाई पे होगा, आपका इन्फ्लेशन 9% पे आ जाएगा, और अभी मैं कह रहा हूँ इस वक्त आपका जो कार फाइनेंसिंग है ना 14% पे है ना, विद इन 3 मंथ ये 8% पे आ जाएगा। कार फाइनेंसिंग 8% पे 8-9% पे बैंक्स आपको मेहनत करेंगे। अच्छा, एक सेकंड, आपने PSX का के रिकॉर्ड हाई पे गया, क्यों आपको लगा था ये? अच्छा देखिए, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो डोमेस्टिकली चीज़ों को नहीं देखती, इनका एक वेब है, वेब मतलब जब आप उस लेवल पे चले जाते हैं ना, तो आपने फेडरल रिजर्व पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट हाइक, मैं ये जितनी चीज़ें प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ना, ये इंटरेस्ट जो फेडरल रिजर्व की जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है ना, वो पूरी दुनिया को मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है। और आपको मैं 2 मिसालें दूँ। IMF ने आपको पिछले 1 साल में क्यों वो नहीं दे रहे थे, आपको लोन क्यों नहीं दे रहे थे? आपने क्योंकि खान साहब थे, मजाक कर रहा हूं। इसके बाद दूसरा गवर्नमेंट भी चेंज हुआ, लेकिन वो फिट पॉलिसी का इंतजार कर रहे थे कि जब वो इंटरेस्ट रेट कट करेंगे तो तब हम देंगे। उसकी रीज़न क्या है? अगर वो इंटरेस्ट रेट कट नहीं करते ना, तो आपका इन्वायरमेंट जो है ना, फाइनेंशियल कंडीशन, अच्छा ये जो सेंट्रल बैंक होती है, जो गवर्नमेंट होती है ना, उनके लिए फिजिकल स्टॉक डॉलर नहीं चाहिए होती है। आपका मार्केट में डॉलर फंडिंग होनी चाहिए। आपको इजीली देखिए, मुझे अगर डॉलर चाहिए तो मुझे ये 2 चीज़ें, मेरे पास स्टॉक होना चाहिए या फंडिंग मुझे इजी नहीं होना चाहिए। मुझे बैंक अगर इजी पैसा दे रहा है तब भी मैं इन्वेस्ट करूंगा ना। जब डॉलर इंक्रीज हो, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है ना, तो डॉलर की प्राइस इंक्रीज करती है, मतलब एप्रिसिएशन हो रही होती है। जब एप्रिसिएशन होती है तो जो मार्केट होता है ना, जहाँ पे लोग डॉलर लेंडिंग देते हैं, वो स्क्वीज या क्रंच आ जाता है। तो उसकी वजह से सेंट्रल बैंक और तमाम दुनिया के मार्केट में ना इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है, और वो लोग मतलब आपको इजी डॉलर नहीं मिलता। और आपने देखा हमने LC भी क्लोज किए लास्ट टाइम, वो रीज़न ये थी कि मार्केट में डॉलर मिल नहीं रहा था। रीज़न मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ ना, कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो जो फेड का, वो वो डॉलर को अप्रिशिएट करता है, लेकिन जो फाइनेंशियल मार्केट होते हैं ना, वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है। मतलब लेट्स सपोज मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूँ ना, तो 6 महीने साल, तो मैं 6 महीने 7 महीने फॉरवर्ड लुकिंग देखूंगा। तो अब अगर आप CME पे आप इंटरेस्ट रेट पाथ देखें ना, या जो इंटरेस्ट रेट पाथ है वो डिक्लाइन पे, अभी नवंबर में वो 20 बेसिस पॉइंट कट करेंगे, फिर इसके बाद 20 हो सकता है 20 बेसिस पॉइंट कट करे, फेडरल रिजर्व की मैं बात करूँ। और इसी तरह हमारा साइकिल भी इंटरेस्ट रेट कट कर रहा होता है। हम भी इंटरेस्ट रेट कट फेड की पॉलिसी को देख के कर रहे होते हैं। हमने भी कट की है ना, कट की, अब और मजीद करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि और इससे डॉलर की फरावानी होगी। अब आपके देखें ना, आपके इधर विजिट आना शुरू हो जाएंगे, बड़े बड़े मुल्क आएंगे, आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, 1-1.5 साल के लिए। क्यों? इसकी रीज़न ये है, देखो, अगर मैं लेट्स सपोज मेरे पास $100 बिलियन है, और मुझे फेड अपने 5% दे रहा है T-बिल के ऊपर या बॉन्ड के ऊपर, रिस्क फ्री है ना, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि किसी मुल्क में जाके इन्वेस्ट करने की? है ज़रूरत मुझे? नहीं, आप बस बैठ जाओगे। एग्जैक्टली, मैं एक ऐसे मुल्क में बेट कर रहा हूँ जो कि इस वक्त पावरफुल है, और इसके जो डेट है वो ऑलरेडी रिजर्व करेंसी का है, और वो मुझे 5% दे रहा है। तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी ऐसे मुल्क में जिसके डिफॉल्ट रेशो ज़्यादा है? लेकिन जब वो जो यील्ड्स है ना गिरना शुरू हो जाते हैं, मैंने आपको कहा फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, यील्ड पहले गिरना शुरू हो जाते हैं। जब इंटरेस्ट रेट पाथ आपको नजर आ रहा होता है, तो जब यील्ड गिरना शुरू हो जाते हैं, T-बिल, बॉन्ड्स पर, और तमाम जो रिस्क एसेट है ना, उस पर यील्ड गिरना शुरू हो जाते हैं। और अगर मैं 100 बिलियन है, तो मुझे फिर क्या करना चाहिए? मुझे फिर सॉवरेन मुल्क देखना चाहिए, ताकि वहाँ से मुझे रिटर्न आना शुरू हो जाए। तो मैं रीशफलिंग करता हूँ अपनी एसेट की। आप किसी सऊदी इसको कहते हैं जो वेल्थ फंड है, जो गवर्नमेंट वेल्थ फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड, इसी तरह वो सॉवरेन वेल्थ फंड इसी तरह इन्वेस्ट होता है। उसकी मैनेजमेंट टीम होती है, वो पूरा वो मनी, वो फिर अब वो एरियाज देख रहे होते हैं कि कहाँ पे, देखिए 2 चीज़ें, पॉलिटिकली भी आप गेन कर लेते हैं, और प्लस आप रिटर्न भी ले लेते हैं। और फिर वो साइकिल जब दोबारा इंक्रीज होते हैं, तो फिर आप दोबारा उस पे जोन में चले जाते हैं। तो जो मैं अभी बात करूँ, आपको ईजिली डॉलर मिलेंगे। आपका पाकिस्तान को मतलब हर बंदा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो जब आपको इजी डॉलर मिलेंगे, तो आपका कस्टेंट टू डॉलर था, तो डॉलर की वजह से आपकी इकोनॉमी पे प्रेशर कम होगा, ऑयल इंपोर्ट, बाकी चीज़ें, आपकी इकोनॉमी ग्रो करना शुरू कर जाएगी, और आप फिर 6%, लेकिन ये 6% सस्टेनेबल नहीं होगा। चाहिए। और ये सस्टेनेबिलिटी की मैं एक और एग्जांपल दूं, हम सस्टेनेबल क्यों नहीं है? क्योंकि हम खुद कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो किसी एक्सोजेनस फैक्टर जो इंटरेस्ट रेट फेड है उस पर डिपेंडेड है। अच्छा, लेकिन ये तो कभी नहीं बदल सकता अनलेस कि चाइना। हाँ, ऐसे एक बात बताएं, थोड़ा सा हम साइड ट्रैक हो रहे हैं, लेकिन ये मैं हमेशा सोचता हूँ, 2012 में मैं चाइना गया। 2012 में युआन मैंने देखा जाए, मतलब रुपये से ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, फिर मैं सोचना शुरू हुआ, यार पूरी दुनिया, अब 2024 में आप आ जाएं,
पूरी दुनिया ट्रेड करती है चाइना के साथ, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। पूरी दुनिया ट्रेड करती है और इतना पैसा, और ये वो इवन मैं दिरहम को एक बार देखो, मैंने सुना था दिरहम जी पैक्ड है डॉलर के साथ, अब मुझे नहीं पता ये सच है, बिल्कुल पैक, हाँ तो हम क्यों नहीं पैक हो सकते। बिल्कुल ऐसे ही। फिर मैंने सुना था कि हमें पैक करने का ऑप्शन मिला था और हमने उसको इनकार कर दिया था। खैर वो एक अलग स्टोरी है। मेरा सवाल ये है कि यार मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि मेरी करेंसी की क्या वैल्यू है। अपेरेंटली चाइना यही करती है ना मार्केट कंपेरेटिव रहने के लिए, ये मुझे इकोनॉमिस्ट समझाते हैं। मुझे इसकी प्रैक्टिकल समझ नहीं आती कि भाईजान अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आपके पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा क्यों नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा देखिए, दो चीज़ें, हमारी इकोनॉमिक थ्योरी भी ये कहती है ना कि जब आप ट्रेड सरप्लस में होते हैं ना, मतलब आप ट्रेड सरप्लस हो तो आपकी करेंसी रिजर्व करेंसी होनी चाहिए, ये इकोनॉमिक थ्योरी है। सही है। लेकिन मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ, ये मैनी फाइनेंशियल टाइम बता रहा है कि अगर आप पीपीपी से रियल जीडीपी निकाले, पीपीपी एक सेकंड क्या है? पावर परचेजिंग पैरिटी, जो कि रियल प्राइस से मतलब उसकी कोई बेस पॉइंट होती है, मतलब आप ये समझ लें कि गुड्स एंड सर्विस, उसमें आप इन्फ्लेशन फैक्टर निकाल लेते हैं। सही है। उससे अगर आप निकाल ले तो जो चाइना का जीडीपी है ना वो ऑलमोस्ट $24 ट्रिलियन है और जो यूएस की जीडीपी है वो $17 ट्रिलियन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो चाइना है ना वो मोर गुड्स एंड सर्विसेज दुनिया को दे रहा है इस वक्त एज कम्पेयर टू। तो इसका मतलब ये है कि आपने कहा ना हमारी अभी सस्टेनेबल इसलिए नहीं क्योंकि हम बेसिकली फेड के नीचे हैं। हम फेड, देखिए आपको हरार की थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन, फेड इस 4 सेंट्रल बैंक जिसमें मैंने आपकी बात की, उसके बाद IMF है, IMF के नीचे पूरी कंट्री है, इसके बाद के जो ममालिक है वो सारे IMF के नीचे है। सही है, सही है। अब हम इस सिस्टम में हैं, मैं भी इस तरह, मतलब देखिए मैं अगर सिवाय इकोनॉमी की बात करूँ, यूनाइटेड किंगडम की जो स्ट्रेंथ थी वो सालों साल कम होती जा रही है, बिल्कुल ऐसे, पॉलिटिकली, मिलिटरीली, बिल्कुल फाइनेंशियली, बिल्कुल हर किस्म से, ठीक है। चाइना का आपने मुझे बताया जी उनकी ज़्यादा 24 ट्रिलियन, जो भी आपने नंबर भी बताया। अच्छा, अब ये सारा हो रहा है तो क्या ये मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि अगले 5-10 साल में ये भी वक्त आएगा कि क्योंकि वी विल नॉट बी अंडर द फेड एंड मे बी अंडर ब्रिक्स की बात होती है, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों की बात होती है, ये एक्चुअली रियलिस्टिकली हो सकता है हमारी लाइफ टाइम में? और अगर ये होना होगा तो मैं आपकी पुरानी बात से अगर इसको रिलेट करूं तो क्या ये ग्रेट डिप्रेशन पहले आएगा? क्योंकि मेरी ज़िंदगी कट जाएगी डिप्रेशनों में मतलब हम क्या वेट करते रहें कि जी अभी वो पावर्स अब वापस आके पता नहीं मॉनेटरीली चेंज करने के लिए 2 जंगें होंगी, 10 साल डिप्रेशन होगी, उसके बाद तो मेरे क्या बच्चे जाके अच्छे वक्त देखेंगे या ये क्लोजर टू द सून है? आपने एक बहुत मतलब ये क्वेश्चन मुझे आप ये समझ लेना, इसी चीज़ को मैं एक्सक्रीप करता हूँ कि डॉलर रिजर्व करेंसी है तो युआन क्यों नहीं है, जो आप मतलब मुझे इकोनॉमिक थ्योरी तो यही बता रही है ना, लेकिन इसके पीछे एक और मैकेनिज्म है। वो क्या है? वो है जिसको कहते हैं नेटवर्किंग इफेक्ट। अब देखो, मैं अगर आप किसी भी करेंसी दुनिया को अगर आपने एक्सचेंज करना है ना, किसी भी दुनिया की करेंसी को एक्सचेंज करना है, तो अगर आप उसको डायरेक्ट एक्सचेंज करेंगे, डायरेक्ट स्वैप करेंगे ना, तो उसके कास्ट और टाइम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पहले आप डॉलर में कन्वर्ट करें और फिर डॉलर से उस करेंसी में चले जाए। क्यों? नेटवर्किंग इफेक्ट मैं समझाता हूँ। देखिए, अगर लेट सपोज इजी पैसा का नेटवर्किंग है ना, आप अभी एक दूसरे के साथ सीमी के लिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ना। मैं एक करेंसी लॉन्च करता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि यार शायान भाई इस पे ना आपने ट्रांजैक्शन करनी, तो सबसे पहले आप मुझसे पूछेंगे कि भाई इसका आउटलेट कहाँ है, मुझे नज़दीक भी पड़ रहा है, मेरे मोबाइल पे ऐप है कि नहीं है, मैं कैसे ट्रांसफ़र करूँ। तो अगर आप चाहेंगे भी तो आप नहीं कर सकेंगे। ऐसा ही है ना, नेटवर्किंग इफेक्ट ऐसा कहते हैं कि कौन सी करेंसी ईजिली ट्रांजेक्टेबल है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। समझ गया। स्विफ्ट आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, ठीक है। स्विफ्ट अभी भी डॉलर को डिनोमिनेट करता है, वो किसी भी और करेंसी, और स्विफ्ट पे पूरी दुनिया के मार्केट, पूरी दुनिया की जो बैंकिंग सेक्टर है ना, वो सारे के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग बैंकिंग के साथ स्विफ्ट के साथ कनेक्ट है। तो ये डॉलर के थ्रू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी चाहिए कि आप डॉलर में कन्वर्ट करें, तो वो सिस्टम में ट्रेवल कर जाता है और फिर उस लोकल करेंसी में चला जाता है। ठीक है। ये वाला काम अभी चाइना ने 2012 के बाद, देखिए ट्रेड वार क्यों स्टार्ट हो रहा, ये इसकी पूरी कहानी है। लेकिन मैं ट्रेड वार इसलिए स्टार्ट हो कि शी जिनपिंग ने यह फैसला किया कि मैं अपना स्विफ्ट का मतबादिल खड़ा करूंगा। दूसरे ये उसने लेंडिंग स्टार्ट की IMF की तरह, हमें भी लोन दे रहा है, दूसरों को भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है सरप्लस डॉलर से, ठीक है। और तीसरा वो अपना जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट कर रहा है, तो उसके साथ ट्रेड वार स्टार्ट हुई ट्रम्प के थ्रू। ट्रेड वार इसलिए स्टार्ट हुई कि उसको कंटेन करना था। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए आप ये समझ लेना कि इस वक्त दुनिया में ना जो रिजर्व करेंसी स्टेटस होती है ना, वो सबसे पावरफुल चीज़ है। मतलब अमेरिका हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन वो डॉलर के ऊपर अगर आपने, या डॉलर लेट्स सपोज पेट्रो डॉलर है, अगर आप उसमें डॉलर के ऊपर आप थ्रेट करेंगे ना, देयर इज वेरी, वो पियरलेसली आपको वो करेंगे।
ये चाइना को भी एक मतलब मैं अगर उसमें हिस्ट्री में कि चाइना अच्छा दूसरी एक मतलब इम्पोर्टेंट बात चीज़ों से चीज़ें निकलती है, लेकिन ये जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ जो हम समझते हैं इंडिपेंडेंट है, ये भी सेलेक्टिव है। जो ये रिजर्व करेंसी की ये जुरिस्डिक्शन है कि कौन सी कंट्री ग्रो करेगी और कौन सी नहीं करेगी। क्या मतलब आप मुझे कह रहे हैं कि वो मेरी ज़िंदगी तो चलें शायद डिसाइड कर ही लें, आप मुझे कह रहे हैं कि इस मुल्क की पूरी ग्रोथ जो है वो बाहर की फोर्सेस डिसाइड कर सकती हैं, मिसाल के तौर पे फेड। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि आपको देखे ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी आपको पेमेंट किस में कर रहे हैं आप? पेमेंट आप दुनिया से कोई चीज़ लेके आएंगे तो पेमेंट किस पे करेंगे? डॉलर आपको कैसे मिलेगा? पहले अगर आपकी इंडस्ट्री बिल्कुल लड़खड़ा रही है और आप बिल्कुल जीरो जोन पे, तो डॉलर कहाँ से मिलेगा? अमेरिका से, बैंक से। आपको इजी फंडिंग चाहिए, इजी फंडिंग। अब इजी फंडिंग वो थ्रू आईएमएफ कर रही है, लेकिन जिन कंट्री को अब आप इंडिया की हिस्ट्री निकाले, उसके लिए स्पेशल आईएमएफ में एक जोन क्रिएट किया गया कि इसको इजी फंडिंग दिया जाए। तो हमें दी गई थी या नहीं दी गई थी? देखिए दो चीज। अब इंडिया को क्यों दी गई? क्योंकि चाइना जाइंट बन रहा था, उसको कंटेन करना था, तो इकोनॉमिक पावर इस रीजन में चाहिए था। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के एग्जांपल ले, दोनों बॉर्डर है, सेम लोग है, एक को ग्रोथ दे रहा है, दूसरों को नहीं दे रहा। आप कोई भी कंट्री निकाले जो 1950 से अब तक ग्रो कर चुकी है और उसकी जियो पॉलिटिकल अलाइन यूएस के साथ नहीं है या वेस्टर्न ब्लॉक के साथ नहीं है। मैं इसी पे आना चाह रहा था। अब चाइना को वो ये मतलब हमेशा इकोनॉमिस्ट इसको कोट करते हैं, इसकी बड़ी इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है। इनका जो इनका अभी एग्जैक्टली मैं नाम भूल गया, माओ के बाद एक लीडर था, उसने ना मतलब हाँ जी बिल्कुल उसने ना पता क्या, इनको दो चॉइस दी गई जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया कि भाई तुम उस पॉलिसी पे रहोगे कम्युनिज्म और इस पे, या फिर तुम अपनी इकोनॉमी को ओपन करते और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करते। मतलब ये दो मंत्र थे। सही है। उसने कहा भाई कि डेमोक्रेसी में अभी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जो पॉपुलेशन, जो मेरी लोग हैं ना, वो ट्रेडिशनली बहुत अरसे से इस चीज़ को आ रहे हैं, तो वो टाइम लेंगे। और आपकी एक पॉलिसी है कि जब आप जाते हैं जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, आपकी कल्चर डोमिनेट कर जाती है और वो कल्चर कोलैप्स कर जाती है और डेमोक्रेसी रीइंस्टोर हो जाती है। तो आप इस तरह करें, मैं कैपिटली इकोनॉमी को ओपन करता हूँ, आप आएँ हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें, और थ्रू आउट द टाइम जो है ना, आपकी जो पॉलिसी है उस पर आप ऑलरेडी डेमोक्रेसी की तरफ चले जाएंगे। अब आप देखें, मैं आपको एक रिजर्व करेंसी के लिए ना, अब एक ऐसी कंट्री जो अभी अंडर ग्रोथ है और उसकी पॉपुलेशन भी है और उसकी जोन भी ऐसी है, और उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसके आप रिटर्न भी कमाएंगे, और वो कल के जाके आपका एक ब्लॉक भी बनेगा। इट्स साउंड इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो मिस कैलकुलेट कर गए एक चीज़ को। वो क्या था? उनको ये नहीं था कि इसकी पॉपुलेशन इतनी ट्रेंड है कि ये जो मर्जी हो जाए, ये अथॉरिटेरियन को भी एक्सेप्ट करेंगे, ये डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ये आउटलायर था, ये उसके लिए बिल्कुल मतलब हार्डवेयर हुए थे। एग्जैक्टली उनको आप जीन्स टी शर्ट और एग्जैक्टली आप देखें ना, चाइनीज पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बड़ा इजी है, और इतने बड़े पॉपुलेशन को कौन अगर उसकी लेकिन उसकी माइंडसेट समहाउ, मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं समझ, लेकिन वो इस सिस्टम के खिलाफ इतने पावरफुल है कि वो समझते हैं कि भाई हमने ये चीज़ नहीं अडॉप्ट करनी, चाहे जो भी ग्रो हो जाए। अब ये चीज़ चलती रही और इससे चाइना ग्रो करता रहा। WTO का भी पार्ट बना, यूएस ने आके धड़ाधड़ अपने एप्पल, प्लाना, डिंगला सबको कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट करो, दिस इज़ आवर जोन। सही है। मसला आया है शी जिनपिंग का 2012 में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बना था जिसने डेमोक्रेसी के लिए काम करना था ओवर द टाइम। उसने आके सबसे पहले उसको शट डाउन कर दिया कि भाई नो डेमोक्रेसी एंड इट इज़ वन पार्टी गवर्नमेंट एंड ये रहेगी। अमेरिका को वहाँ से थ्रेट रहा। फिर उसके बाद उसने कहा कि भाई वहाँ से आप देखें ना, सीपेक, वन रोड इनिशिएटिव और ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है। ये 2012 के बाद का एजेंडा है। अब मुझे ये बताएं दो चीज़ें। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जो रिजर्व करेंसी स्टेटस है ना, उसके लिए दो चीज़ें चाहिए। नेटवर्किंग इफेक्ट, अगर आपके कंट्री में ट्रेड हो रही है कोई कर्सन, तो उसको आप समहाउ किसी दिन जाके, हमें युआन चाहिए होगा, हमें गुड्स एंड सर्विस चाहिए ना, हर मुल्क को गुड्स एंड सर्विस चाहिए। पेट्रो-डॉलर क्यों डॉलर में है? क्योंकि हमारा इस वक्त सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट क्या है? पेट्रोलियम ना। अगर वो डॉलर में ना होता, किसी और करेंसी में होता, तो हमें डॉलर चाहिए होता। हमें डॉलर डिपेंडेंसी नहीं थी, हमें फिट के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं थी। तो ये डिपेंडेंसी के लिए ये पेट्रो डॉलर, क्योंकि पेट्रो डॉलर सबसे बड़ा एनर्जी एक बहुत बड़ी मेजर कंपोनेंट हर बंदे को चाहिए। बिल्कुल उसी को उसने डॉलर में डिनोमिनेट किया। किसी के में इतना जरूरत नहीं था और ना वो बर्दाश्त करेंगे इस चीज़ को। लेकिन चाइना एक जॉइंट बन चुका था और उसने एक मिस कैलकुलेशन वो कर चुके थे। अब वो जॉइंट को ना मारना बड़ा मतलब उसके लिए मुश्किल है, तो उसके लिए फिर उसने ट्रेड वार की पॉलिसी। अब देखें ट्रेड वार की पॉलिसी में आपको बता दूँ, यूएस जो 1980 के बाद ग्लोबलिज्म ना, ये मतलब गाली समझी जाती थी कि आप किसी चीज़ को रोक ले, किसी प्रोडक्ट्स को रोके अपने बॉर्डर को। मतलब ये हमारे इकोनॉमिस्ट जानते हैं, हम मतलब
किसी का नाम इसके पास जाओ यार अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दो, ये हाँ, हर्डल नहीं फ्री होने चाहिए, ट्रेड, फ्री ये ट्रेड वो और ये फलाना और का। ये जिस तरह यूरोप में था, हर जगह था। इसके ऊपर पूरी लिटरेचर है, हम्म क्योंकि फ्री ट्रेड सपोर्ट करता था यूएस को उस वक्त। हम्म 2012 के बाद नहीं कर रहा ना, तो ट्रम्प को इसने ब्लेम कर दिया कि इसने ट्रेड वार स्टार्ट की, ये डेमोक्रेट्स नहीं है। लेकिन उसके बाइडेन आया तो उसने क्या खोल दिया ट्रेड वार, उससे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए, और आगे जो भी गवर्नमेंट आएगा उसने और ज़्यादा लगाने, क्योंकि अब उनको थ्रेट समझ आ रही है कि चाइना इज़ नाउ अ थ्रेट। और अभी इस वक्त मैं आपको एक इवेंट समझाना चाहता हूँ जो लोगों को नहीं समझ आती। इस वक्त जो यूक्रेन और जो अभी ईरान और इसराइल की कन्फ्लिक्ट हो रही है, इट्स नॉट इंडिपेंडेंट, इट्स कम्प्लीटली रेलिवेंट थ्रू फाइनेंशियल कंटेक्स्ट। कैसे? देखिए, कुवैत के बाद क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज की जो है ना वो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। यूएस ने पहले से अपना मनी सप्लाई, जो मैंने आपको क्वांटिटेटिव यूज़ नहीं की, वो कर चुके होते। सप्लाई के रोकने के बाद गुड्स एंड सर्विस कम हुए और उसकी करेंसी ज़्यादा हुई, यूएस में इन्फ्लेशन आया। हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम वो 8% पे जून 2022 में पहुंच गए। इन्फ्लेशन बहुत बड़ी चीज़ है किसी रिजर्व करेंसी को डाउन करने के लिए, क्योंकि लोग को वो फ़ौरन आपने उसको स्टिमुलेट देनी होती है। अच्छा, वो डिसरप्शन जो थी ना, उसके फ़ौरन बाद कोविड-19 के फ़ौरन बाद रशिया जाता है और यूक्रेन पे अटैक करता है। क्यों? क्योंकि यही सप्लाई जोन था, यहाँ से स्टेपल फूड और गुड्स एंड सर्विसेज जाने थे। तो टाइमली उसने कहा कि भाई यूएस को डेंट अगर देना, दिस इज़ द टाइम। हमें अगर एक सेंचुरी के बाद मौका मिला, चाइना को पता था, तो दिस इज़ द टाइम। तो उसने कहा, रशिया को कहा कि भाई तुम अटैक करो। अटैक हुआ, सप्लाई डिस्ट्रप्शन, मजीद जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आई, मजीद इन्फ्लेशन बढ़ा, उसको वेपनाइज कर दिया गया। उसकी जो मतलब वो $500 बिलियन थे ना, मतलब इसमें गोल्ड भी शामिल थे, समहाउ बहुत सारे मतलब एसेट जो आपके फाइनेंशियली पड़े होते हैं, उनको उसने मतलब उसको सैंक्शन कर दिया। चाइना ने 100% उसको सपोर्ट दी। आपका अगर इस वक्त रशिया खड़ा है तो इस वजह से नहीं, वो तो किसी मुल्क के साथ ट्रेड नहीं कर सकता इस वक्त, लेकिन चाइना इसको मुकम्मल सपोर्ट दे रहा है। फिर एक दूसरी डेंट चाहिए थी, वो थी एनर्जी। मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट चाहिए ताकि यूएस को बेटर ऑयल प्राइस से भी शॉक मिले। इन्फ्लेशन के दो फैक्टर है ना, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई साइड से अगर आ रहा है, तो फिर एनर्जी साइड से। तो एनर्जी साइड से क्या आप ये समझते हैं कि इस वक्त ईरान जो है ना, ईरान को एक कर्ग आइलैंड है, उसका कर्ग आइलैंड एक छोटा सा जजीरा है, 90% उसकी जीडीपी उसके ऊपर डिपेंड करती है। आज एक मिसाइल ड्रॉप कर देना तो ईरान खत्म हो जाएगा, 3 दिन में भूख से मर जाएगा। मैं लिख के देता हूँ। और इजराइल ने अभी लेटेस्ट कहा था कि हम कर्ग आइलैंड पे इस पर अटैक करते हैं, बाइडेन ने इसको रोका, क्योंकि ईरान ने यह कहा कि भाई अगर तुम कर्ग आइलैंड पर करते तो मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रोकूंगा, उस पर अटैक करूंगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की दूसरे साइड पे कौन है? यूएस है ना, और फिर इससे 90% ऑयल सप्लाई हो रही है ना, एनर्जी का बैकबोन है ना। तो आप यूएस को, और चाइना ये चाहता है कि समहाउ इस ट्रैप में आ जाए यूएस। तो ईरान इस वक्त कुछ भी कर रहा है और इसको कोई कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि ये सिर्फ ईरान नहीं है, इसके पीछे रशिया और चाइना बैक पे है। और ये बात अमेरिका और वेस्टर्न को पता है, इसीलिए वो ईरान को इतना अकोमोडेट कर रहे हैं और उसके लीडर तो मार रहे हैं, लेकिन उसके साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आ रहे। और हमें क्या समझ रहा है, मैं एज ए मुसलमान मैं अक्सर समझता हूँ ना रशिया चाइना को इस वक्त फ़लस्तीन और इसके साथ जज्बात है, ना यूएस को है। इट्स अ टोटली इकोनॉमिक वॉरफेयर। मतलब पैलेस्टाइन एक बायलैटरल, मतलब एक वो क्या कहते हैं, फालतू में एक बीच में घिसे ट्राई उनका बिल्कुल 100%। उसके पास ये मिसाइल कहाँ से आया जिसने रशिया इजराइल पे अटैक की? दिस वाज अनइमेजिनेबल। एक मिसाइल का जो उस वक्त टारगेट करते थे तकरीबन कोई $3000 की इसका कीमत था। अगर आप 100 मिसाइल, मतलब पाकिस्तान कर सकता है। तो आपका मानना ये है कि कोलैटरल डैमेज में बस मारे जा रहे हैं। अभी एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं, जो कि 1920 में हम देख रहे थे और अभी भी देख रहे हैं। सही है। अब इसमें ना 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से मैं बता दूं। अगर यूएस डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में गया, डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में किसी भी जगह पे, सही, तो समहाउ आप यूएस को बहुत डेंट दे सकते हैं, समहाउ ना, बिल्कुल, क्योंकि वो फिर अपने आप को डिफेंड करेगा। जो आपने मिलिट्री पावर की बात की ना, तो फिर आपको डिफेंड, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर 3 है, ये कोई अफगानिस्तान नहीं है, एक आइसोलेशन जगह पे नहीं है। आगे हाँ पत्थर वालों को नहीं मार रहे, एग्जैक्टली, इसके पीछे एक पावरफुल एजेंट है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आपको लगता है ये जंग इमिनेंट है? बिल्कुल, इसकी इस पे काफ़ी प्रोबेबिलिटीज पे डिस्कशन हो रही है। पूरे आपके इंस्टीट्यूशन देखिए, ब्लैक रॉक जो है ना, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, $11 ट्रिलियन पे इस वक्त बैठा है। सही। ब्लैक रॉक है वैसे? अच्छा, ब्लैक रॉक की मैं लोगों को नहीं पता होता ना, लेकिन मैं इसको कंटेक्स्ट में लेके आता हूँ। आपका सबसे टॉप जीडीपी जो इस वक्त डॉलर डिनोमिनेटेड, वो यूएस है, $24.5 ट्रिलियन ऑलमोस्ट। इसके बाद आपका आता है चाइना, सही। इसके बाद आता है जापान, $9 ट्रिलियन।
लेकिन इस वक्त ब्लैक रॉक एक एंटिटी है, फाइनेंशियल एंटिटी है जो वेल्थ मैनेज करता है इलीटिस्ट का, सही है। और उसकी $11 ट्रिलियन एसेट पे वो बैठा है। एक सेकंड, $11 ट्रिलियन $11 ट्रिलियन पे इस वक्त वो बैठा है, वो एसेट को मैनेज कर रहा है। $11 ट्रिलियन अमीर लोगों के। अमीर लोगों के। कौन है अमीर लोग? वही जो अभी जंग चल रही है उसकी। इसमें, लेकिन इसमें दोनों साइड के अमीर लोग हैं, रशियन भी, देखिए चाइनीज अब अमीर भी। की मैं एक डेफिनेशन बता दूं। एक होती है ना मतलब नजरियाती कन्फ्लिक्ट, और एक होती है ना एलिटिज्म। जो मैंने अपर बात की ना, एक चाइना और उसकी में एलिटिज्म जो टॉप एलिट है ना, उसकी नजरियाती कन्फ्लिक्ट है, और इसी तरह वेस्ट के भी नजरियाती कन्फ्लिक्ट। इसके नीचे बहुत सारे लोग अमीर है जो चाइना में भी रह रहे हैं, अमेरिका में भी रह रहे हैं, डोंट केयर अबाउट, दे ओनली केयर अबाउट मनी। लेकिन उसका बेट हमेशा उस पे होता है जो पावरफुल होता है। सही है, मतलब वो तो बस धंधा कर रहे हैं, उनको कोई फर्क उनको ये फर्क नहीं, अगर चाइना इमर्ज होता है ना तो इधर आ जाएंगे, अगर उधर अमेरिका सस्टेन कर जाए तो उधर जाएंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है, लेकिन ये डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में नहीं होता है, हाल तो ये सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं नजरियाती कन्फ्लिक्ट, अब दो के कम्युनिज्म और मैं जो आप बात बोल रहा हूँ वो वार ख़त्म नहीं हुई और अभी हम इस जोन में चल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा जो इस वक्त इम्पैक्ट इसका आ रहा है ना, वो अफ्रीका पे आ रहा है। अफ्रीका एक ऐसे कंट्री है जो चाइना और दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी इधर डेवलपमेंट नहीं हुई। मैं पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा बात बता, केनिया ने इस चीज़ को असेस किया और उसने बड़ा मतलब एक शातिर तरीके से इसको कहला। उसने कहा भाई मैं गेटवे हूँ, मैं अमेरिका के लिए भी हूँ, मैं चाइना के लिए भी हूँ, दोनों आए, जो मुझे बेटर ट्रेड देगा मैं करूँगा। अब आप देखें ना, उनमें जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। हमारा क्या है, हमने जब तक ये जियो पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट और मॉनिटरी हिस्ट्री आपको समझ नहीं आती ना, तब तक आप इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करेंगे और आप आइसोलेशन में चीज़ों को देखेंगे। सही। और आपको ये चीज़ समझ आ गई ना, तो आपके पास बेटर ट्रेड है, दो बड़े जाइंट्स लड़ रहे हैं, एंड यू नीड प्रोग्रेस, यू हैव टू वेरी मच कैलकुलेटेड। इंडिया क्या कर रहा है, चाइना के साथ भी बेहतरीन कर रहा है, रशिया के साथ भी कर रहा है, अमेरिका, लेकिन किस काज पे पता है? मतलब हमने रशिया से आयल लिए तो हमारे साथ क्या हुआ, और उन्होंने ले लिया, उसको कोई कुछ नहीं किया। लेकिन ये क्यों होता है कि हमसे निगोशिएट नहीं होता? एग्जैक्टली। अब मसला ये है कि इंडिया को पता है, इंडिया क्या कर रहा है, अमेरिका को एक इंश्योरेंस दे चुका है। आपने ब्रिक्स की लास्ट इवेंट देखी होगी, इससे पहले भी ब्रिक्स की इवेंट देखी होगी। इसकी एक कॉमन करेंसी लॉन्च करने का प्रपोजल था, जो जोहान्सबर्ग में मीटिंग हुआ, उसको वीटो किया इंडिया ने दोनों। और उसके बाद शी जिनपिंग जो है ना, वो इंडिया नहीं आया। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था G10 की, G9 की, सॉरी आई डोंट, शी जिनपिंग नहीं आया। उसकी रीज़न क्या थी कि वो करेंसी अगर लॉन्च हो जाए ना तो वो डॉलर को बहुत बड़ा डच दे सकता है, लेकिन उसमें मेजर पार्ट कौन है, इंडिया। अगर वो नहीं एक्सेप्ट करेगा तो ये चलेगा नहीं। अब यूएस जो है ना, वो एक ही चीज़ इंडिया से मांग रहा है, उसे कहे भाई जो मर्जी तू कर, मुझे तुम्हारे ट्रेड से, तुम्हारे पॉलिसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब भी ये कोई ब्रिक्स नेशन कोई डॉलर के अगेंस्ट प्रपोजल लेके आए ना, तुमने एक ही काम करना है, उसको वीटो करना। और आपको मैं आगे हिस्ट्री बताऊंगा कि ये करेंगे, हर दफ़ा इंडिया ये करेगा। बाकी इंडिया कह रहे भाई मैं हर चीज़ के तरह, मैं आपसे तेल भी लेना, मैं जो भी, लेकिन ये वाली, अब ये कमिटमेंट क्यों है? ये एक बहुत वाइल्ड कार्ड है जो यूएस खेल रहा है, और ये बहुत बड़ा हर्डल भी है, उसको टाइम मिल रहा है उसको, और ये इसमें टाइम बहुत फैक्टर करता है। आपको मैं बता दूं, ये जो ट्रांजिशन होती है ना, ये जो 10 साल है अपकमिंग है ना, ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अगर मतलब इंडिविजुअल की कंटेक्स्ट में ले आऊँ ना, तो मैं आपको एक प्रेडिक्शन और भी कर देता हूँ। मैं इसको ना मतलब देखता हूँ कि ये जो वेल्थ क्रिएशन होती है, जो मनी सप्लाई हो रही है, कहाँ जा रही है, वेयर इज़ द लिक्विडिटी गोइंग। और मुझे ये स्टंट फैक्टर मना, मैं बिटकॉइन का बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन मुझे ये पता चला कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी वहाँ जा रही है। ये वैसे इसी पे मैं आने वाला था। अभी हम बात करें ना रिजर्व करेंसी, और पहले गोल्ड था, तो उसके बाद अब ये डॉलर बना, अब हम डॉलर से भी शायद शिफ्ट कर जाएं, पाउंड था फिर डॉलर बना, जो भी। और बहुत बात हो रही है अब जी क्रिप्टो की। क्रिप्टो में भी वो USDT होता है, मुझे वैसे इतना पता नहीं है, लेकिन वैसे समझने के लिए, ये आपको लगता है कि ये फ्यूचर में करेंसी यही होगी? विल इट बी बिटकॉइन एंड डॉज कॉइन एंड जो भी होता है, फलाना ढिमकाना कॉइन? अच्छा, क्रिप्टो करेंसी एक नेगेटिव के लिए परसेप्शन, मतलब इसकी नेगेटिविटी है, मतलब हर बंदा इसको थोड़े से दो डिफरेंट एंगल से देखता है। लेकिन मैं स्टंड हुआ, ये असल में 2008 क्राइसिस के बाद सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन लॉन्च किया था। बिल्कुल, और किसी को पता नहीं होगा है कौन, और ये वो है कौन, और ये आपको पूरी स्टोरी समझ आ। अब ये एक ऐसी चीज़ है ना, ये एक ऐसी चीज़ है, सतोशी नाकामोटो, ये बहुत जीनियस मॉनेटरिस्ट था, इतने लेवल का ये बंदा नहीं हो सकता, समहाउ इट इज़ अ सिस्टम। लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, इसने दो काम किए।
फाइनेंशियल क्राइसिस जब आए तो ट्रस्ट खत्म हुआ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, बैंक कोलैप्स कर गए, लोग चाहते थे इसको मतलब इस फाइनेंशियल सिस्टम से जान छुड़ाए, क्योंकि मेरा क्या कसूर है कि मेरा बैंक डिफॉल्ट कर गया तो मेरे पैसे गए। हाँ, उसके लिए एक रिवोल्यूशनरी उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए एक चीज़ चाहिए थी ताकि लोग उसमें आ जाएं और कम्युनिटी और उसमें अपना फ्रस्ट्रेशन निकाले। अब तक मैं समझ रहा था कि ये रिवोल्यूशनरी चीज़ है, लेकिन मुझे एक पेपर मिला और वो मैं आपको बता, NSA का 1996 में एक पेपर पब्लिश होता है और उस पर लिखता है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन इन SHA-256। अब ये जो SHA-256 है ना, ये वो प्रोटोकॉल है जिसके ऊपर बिटकॉइन लॉन्च होता है। मतलब आप ये समझ ले, ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग पहले से बना है, मैं और आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो जिसने बनाया वो आर्किटेक्ट कर रहा है ना ये चीज़ को। SHA-256 NSA का एक चाइल्ड ब्रेन है, उसके ऊपर बिटकॉइन लॉन्च होता है। और आपको मैं एक बात बता दूं, बिटकॉइन इस वक्त लोग कहते हैं एक सॉरी फॉर क्रिप्टो कम्युनिटी, लेकिन मैं आपको एक हकीकत बताना चाहता हूँ, और ये हकीकत जब तक आप रियलाइज़ नहीं करेंगे, बिटकॉइन 14 साल सर्वाइव करता है। और इसमें कहते हैं 51% अटैक, बिटकॉइन को ख़त्म करना है ना तो 51% अटैक चाहिए। 51% अटैक इसे कहते हैं कि जिस वक्त जितने भी माइनर्स हैं ना, माइनर जो माइनिंग कर रहे हैं, उसका आप लेट्स सपोज 10,000 है ना, तो आपके पास 10,001 हो जाए, तो आप बिटकॉइन की सप्लाई और उसकी सारी चीज़ें प्रपोजल उड़ा सकते हैं। ये तो कोडेड चीज़ है ना। इस वक्त इसकी कास्ट कोई $15 बिलियन है। अगर आप लेट्स सपोज बिटकॉइन को 51% अटैक से मारते हैं, जो $1 ट्रिलियन छापता है उसके लिए 15 बिलियन क्या है, क्या अमाउंट रखती है। मतलब एक नेशन, एक स्मॉल से पाकिस्तान नेशन के पास भी $15 बिलियन शायद, मतलब मैंने तो इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, लेकिन बिटकॉइन सर्वाइव कर रहा है। क्यों? देखिए, अगली सेंचुरी जो है ना, अगला जो आपका जनरेशन है ना, वो फिज़िकल चीज़ों से बहुत दूर होगा। दे डोंट नीड अ फिज़िकल गोल्ड, दे नीड अ डिजिटल गोल्ड। जो आपने वैल्यू की पास बात की थी ना, वो मैं आपको भी वैल्यू, ये हर वो चीज़ जिस वक्त जो भी चीज़ है, अगर 100 में से 80 लोग कहें ना, चाहे इसकी जो वर्थ ही नहीं है, वो बिल्कुल, अगर 80 लोग कहें कि भाई इसकी वैल्यू है तो वैल्यू है। बिल्कुल, जैसा स्नीकर्स हैं, मतलब आज से 10-20 साल पहले उनकी वैल्यू नहीं थी, अब उनकी बहुत वैल्यू है। सवाल, क्या ये सिर्फ बिटकॉइन के लिए या सारे क्रिप्टोज के लिए? अच्छा, इसमें डिस्टिंक्शन है। देखिए, बिटकॉइन में इस वक्त ब्लॉकचेन के ऊपर सेंट्रल जो ट्रेडिशनल सिस्टम था ना, वो रिप्लिकेट हो रहा है। बिटकॉइन इस वक्त एज अ, आप ये समझ ले, मॉनेटरी एंकर का काम कर रहा है। आप ये समझ ले कि एक गुड्स मतलब आप, मतलब इसको मैं थोड़ा सा, एक फेडरल रिजर्व का काम कर रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर। मैं ये कहने वाला था, क्या अगर हमें पहले चूना फेड लगाती थी, और फेड इज़ द इम्पोर्टेंट पार्टी जो हमारी ज़िंदगियाँ डिसाइड कर रही है, क्या आपका ये मानना है कि ये असल में अमेरिकी ही हैं और उनने ये फेड को कन्वर्ट करके बिटकॉइन बना दिया है, और वो अभी हमें बता नहीं रहे, क्योंकि हम फिर तब जाएंगे कि तो वही हमारे चूना वापस लग रहा है, और ये इनने बस एक करेंसी बना दी। और अगर ये सच है तो चाइना के पास भी तो ट्रिलियंस हैं, वो क्यों नहीं बिटकॉइन को बस उड़ा देता? दैट्स गुड क्वेश्चन, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आ रहा है? देखो, मैं अगर इस चीज़ को नॉन नेटिव समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये मतलब इसका कोई वाली वारिस नहीं है, और इसका कोई वाली वारिस हो, और मैं सारा का सारा फंड इसमें ले आऊँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? इनडायरेक्टली तो वही कर रहा हूँ जो पहले की कर रहा था, टी बिल ख़रीदना और ये सारी चीज़ें। दूसरी एक इम्पोर्टेंट कड़ी मैं इसके साथ लिंक कर रहा हूँ, जो कि मुझे फेसबुक लीब्रा के प्रोजेक्ट के नाम पे क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करता है 2019 में। सही, फेड को पता चलता है, और वो ओवर द नाइट फेसबुक को कहता है कि अगर तुमने इसके ऊपर मज़ीद प्रोग्रेस की तो मैं, मतलब वो क्या था, स्टेबल कॉइन वो लॉन्च कर रहा था फेसबुक के ऊपर। 4 बिलियन लोग फेसबुक पे बैठे हैं। अगर वो करेंसी वो यूज़ करना शुरू कर देते तो डॉलर का क्या होता? मतलब अगर फेसबुक का स्टेबल कॉइन हो, आप इमेजिन करें, आप गुड्स एंड सर्विसेज भी ले रहे हैं, आप एक दूसरे को पैसे भी भेज रहे हैं। बिल्कुल, मेटा इज द न्यू फेड। एग्जैक्टली। तो उसने लीब्रा प्रोजेक्ट को रोका, और फिर फेड नाउ के नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और 2019 में ही स्टेबल कॉइन लॉन्च होता है, USDT और अब US सर्कल। इस वक्त जो स्टेबल कॉइन है, मतलब स्टेबल कॉइन को आप ये समझ लेना, ये जैसे इकोनॉमी में पाकिस्तानी रुपी है ना, इसी तरह ब्लॉकचेन के ऊपर जो रुपी चल रही है ना, वो स्टेबल कॉइन है। सही है। 99% वो डॉलर बैक्ड है। तो इट इज़ अ न्यू पेट्रो डॉलर डिमांड फॉर द डॉलर, क्योंकि लोग जनरेशन जाएंगे डिजिटल वर्ल्ड में। USDT इसको जो है ना मुकम्मल सपोर्ट कर रही है, USDT और सर्कल और ये सारे जो है ना डॉलर। देखो, मैं अगर करेंसी लॉन्च करता हूँ और आपसे मैं जो है ना डेट लेता हूँ, तो मैं तो आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा हूँ। बहरहाल थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आप मुझे इसमें चीज़ें रोक सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है ना, ये आगे की डिमांड है, आपकी आगे की जनरेशन की डिमांड है। वो नीड डिजिटल गोल्ड, वो डिजिटली रहना चाहते हैं। तो उस डिजिटल स्पेस में जो होगा
वही उसका King जो होगा। नेटवर्क इफेक्ट होगा। अब देखिए कितना नेटवर्क इफेक्ट है इसका। 14 साल से बिटकॉइन ट्रांजैक्शन कर रहा है, टेस्ट। अगर कोई आप लॉन्च भी करेंगे तो 14 साल तो आपको चाहिए ना। सही मुझसे है। अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि सोल इथीरियम से बेहतर है या अभी यूसुई आ रही है सोल से बेहतर है टेक्नोलॉजिकल। मैं कहता हूँ ये मैटर ही नहीं करता। मैटर तो ये करता है कि कौन बैक कौन कर रहा है। बिल्कुल। बैक भी, और प्लस वो टेस्टेड है। बिटकॉइन टेस्टेड, ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट। टेस्ट हो गया। एक मतलब एक प्रपोजल है आपका। डिजिटल वर्ल्ड में टेस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपके पास डेटा, ओपन एआई, आपका गूगल और आपका जो बाकी फेसबुक है, क्या वो उसके पास ओपन एआई का नाम आपने सुना अब तक? लेकिन उसने क्या किया, वो करो अहेड आ गया। करो अहेड मतलब ये कि उसने एक ऐसे एआई में पहले लॉन्च ले आया जो अभी एक करो बिहाइंड है। अभी इस वक्त एआई एप्पल लॉन्च करे, एआई जो है ना, मतलब कोई भी करे, ओपन एआई का कंपैरिजन नहीं है। उसमें 30 मिलियन लोग जो है ना डेली इंटरेक्ट करे और इसका मॉडल ट्रेन हो गया। सर एक बात बताएं, तो चाइना चलें, उनको ये समझ है ये नहीं है, आपका ये मानना है कि ख़रीदना चाहिए सिर्फ बिटकॉइन? अगर आप मुझे आसान तरीके से बताएं, जी मैंने क्रिप्टो लेनी है, मुझे पता है, मैं भी तो फ़ायदा उठाऊँ ना इन जंगों का, बिल्कुल ऐसे। तो क्या बिटकॉइन खरीदूँ? अच्छा देखिए, इस पे ना मेरे कंप्लीट वीडियो है कि हाउ बिटकॉइन 14 ईयर में एलियन एसेट क्यों है, एलियन एसेट। और इस पे ब्लैक रॉक की मेरी एक दूसरी वीडियो भी है कि ब्लैक रॉक ने इसको, ब्लैक रॉक में 11 ट्रिलियन का वो जब बात करता है ना, वो अगले 50 साल की बात करता है। सही। और उसने एक बिटकॉइन के ऊपर पेपर, वो भी आप, मैं लिंक भेज दूंगा आपको, बिटकॉइन अ यूनिक डाइवर्सिफायर। उसमें वो लिखता है ना, अभी आप इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा इकोनॉमिकली भी लिंक करूंगा ताकि इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपको क्लियर हो जाए। 2008 के बाद जो यूएस जीडीपी है ना, वो डिक्लाइन है, रियल जीडीपी डिक्लाइन है 2% पे ऑलमोस्ट है। और IMF फाइनेंशियल टाइम के रिपोर्ट के बाद इस वक्त यूएस जीडीपी का डेट है ना, वो गवर्नमेंट डेट की मैं बात करूँ, वो 100% है। और बाय 2034 ये ऑलमोस्ट 130% होगा। सही। अब ये दो चीज़ें मैं लिंक कैसे कर रहा हूँ? देखिए मैंने अगर डेट ज़्यादा लिया ना और मेरा आमदन इतना नहीं है तो मुझे लोन लेना पड़ता है। तो अगर मेरी रिजर्व करेंसी है तो मैं लोन, तो रिजर्व अपनी करेंसी में तो लोन नहीं ले सकता ना, तो मैं सप्लाई करूंगा, अपना करेंसी चापूंगा। 2008 के बाद एक 4 ईयर साइकिल से ये पैसा चाप रहा है। 2 साल मुसलसल पैसा चाप रहा है और 2 साल उसको थोड़ा सा स्क्वीज करता है इन्फ्लेशन के लिए। बिटकॉइन क्या करता है, 2 साल ऊपर जाता है, ऑल टाइम हाई बनाता है, और 2 साल नीचे आता है। और वही यूनिक डाइवर्सिफायर में इसका ग्राफ भी है। ये 2010 से अब तक 8,07,000 एक्स इंक्रीज कर चुका है। मतलब अगर आपके पास $1 होता 2010 में, तो अभी आपके पास $8,07,010 होते। और इस रिवार्ड से कोई एसेट नहीं है। ये फिडेलिटी की एक रिपोर्ट है, तमाम इकोनॉमीज लिए, और ये बिटकॉइन इधर है। अब मैं बिटकॉइन को क्यों मैं मुसलसल इसको चीज़, ये एक मतलब, अब ये जो लिक्विडिटी साइकिल है ना, ये फिर एक रिपोर्ट है कि 2024 तक यूएस को डेट सस्टेनेबिलिटी, जो डेट सस्टेनेबिलिटी मतलब आप $1 ट्रिलियन मजीद छाप नहीं सकते, आप ट्री को ग्रो कर सकते हैं लेकिन आसमान तक नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपके लिए इसके लिए एक टेक्नोलॉजिकल चेंज या रियल ग्रोथ को ऊपर लेके आना होगा। इस वक्त वो 2 चीज़ों पे बेट कर रहे हैं। एक चीज़ है रिन्यूएबल, क्योंकि आपका मेजर प्रोडक्शन कास्ट जो है ना, वो है एनर्जी। आप पेट्रोलियम से जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन उसमें चाइना ऑलरेडी अब पहले से स्टॉक लेके बैठा हुआ है, जो कि यूएस यूके के लिए बड़ी परेशानी है कि भाई ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी हमसे पहले, क्योंकि वो जानते थे कि ये चीज़ पे जाएंगे। अब वो इसको सब्सिडी भी दे रहे हैं, ट्रेड वार भी, लेकिन समहाउ ये एनर्जी कास्ट को डिक्लाइन कर देगी और सिग्निफिकेंटली अगले 10 साल कर देगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और अब मैं ये चीज़ भी प्रेडिक्शन दी है, सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन होगी आपकी एनर्जी कास्ट। दूसरी बात है एआई में जो लीड करेगा, जो आपकी मतलब वर्किंग है ना, जो हम बहुत सारे कंस्ट्रेंट हमारे चल रहे हैं ना, ओपन एआई ने रिजॉल्व कर दी ना, इसी तरह ये भी रिजॉल्व करेंगे, तो इससे प्रोडक्टिविटी ग्रोथ बढ़ जाएगी। अगर 2034 तक वो कह रहे हैं कि अगर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ बढ़ गई, हम रियल ग्रोथ में 2% से 5%, 6% आ गए, तो फिर डेट सस्टेनेबल हो जाएगा। फिर तो डेट का इशू नहीं है। ये यूएस बेट कर रहा है इस चीज़ पे, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को रिट्रैक करने के लिए, लेकिन इसको चाइना और इसको भी पता है। इस दौरान जो है ना, जो लिक्विडिटी इंजेक्शन है ना, उसको मतलब ये लिक्विडिटी इंजेक्शन ऐसे है कि अगर ये आम पब्लिक में जाती है तो ये फौरन इन्फ्लेशन क्रिएट, मतलब लेट्स सपोज मैं पैसा छाप रहा हूँ ना, और वो होलसेल से रिटेल में चले जाए, तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा जाए, गुड्स एंड सर्विस आप ओवरनाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इन्फ्लेशन इज अ फिनोमेना। ऐसा ही है। अब आपको एक ऐसा स्पेकुलेटिव एसेट चाहिए ना कि मतलब लोगों के पास जितना भी पैसा आ जाए वो इधर इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप रिटर्न देख रहे हैं, वो इतना ज़्यादा रिटर्न। अच्छा, मेरे पास जितना भी पैसा आ रहा है उधर यूएस में इस तरह हो रहा है। ट्रम्प, अब इस वक्त प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये डिबेट है कि क्रिप्टो के ऊपर ट्रम्प सपोर्ट कर रहा है और कमला हैरिस भी आके सपोर्ट करने लगी, लेकिन वो टीम पे मैं ये जाता हूँ। इस 2034 तक
एक ही ये जो एसेट है ना, जैसे ये ट्रेंड चल रहा है ना, और अगर रियल मेरिकल नहीं होता ग्रोथ का, तो बिटकॉइन ने 2030 तक, ये मैं नहीं कह रहा, ब्लैक रॉक कह रहे $1 मिलियन का होगा। और कल की एक स्टडी है कि अगर मतलब बेजल ये होती है ना कि जो बैंकिंग की रेगुलेशन है ना, वो BIS डिफाइन करता है। सही है। तो बेजल 3 में ये कहा है कि जनवरी 25 से हर स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक जो है ना 2% बिटकॉइन होल्ड कर सकता है। तो आप इमेजिन करें अगर ये रिजर्व में होल्ड होगा और फिर ये रिटेल का इम्पैक्ट आप देखें, तो वी आर टू मच अर्ली इन दिस टेक्नोलॉजी। और मैं नहीं कहता कि आप अपनी सारी वेल्थ को करें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार अगर दुनिया जा रही है एक जगह पे और हम एक ट्रेंड खड़े, मतलब जब शिफ्टिंग होती है ना सिस्टम की, तो उसमें वेल्थ शिफ्टिंग भी होती है। बिल्कुल। और उस वेल्थ शिफ्टिंग का फ़ायदा किसको होता है? जिनको उस शिफ्टिंग का पता चल जाए। तो अगर आपके पास कम एसेट है तो आप उस अपने लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमेशा जो है ना वेल्थ, जब सिस्टम शिफ्ट होती है तो एलिटिस्ट भी चेंज हो जाते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सेंचुरी में एक दफ़ा पहले आया था और एक दफ़ा अभी ये अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लग रहा है कि अब जियो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में मैं सारी चीज़ें डार्ट्स आपको जोड़ के दे रहा हूँ। मैं चाइना की आपकी एक बात बताऊँ, चाइना की डेट्स जो है ना, उसका जो इकॉनमी है वो डिफ्लेशन में था, लेकिन चाइना अपना जो मॉनेटरी ईजिंग पॉलिसी है वो कब देता है? जब फेड इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ करता है। मतलब मैं ये बिल्कुल कैलकुलेटेड एक्शन दे। उनको पता है दिस इज़ नॉट अ टाइम। ये टाइम आपने क्वेश्चन किया था कब तक ये करेंगे डॉलर को। डॉलर का जो सिस्टम है ना, जो मुझे लग रहा है इट विल टेक अप ऑलमोस्ट 5 to 10 ईयर, तो ये लेगा अगर बिल्कुल फास्टेस्ट वैसे होगा, क्योंकि आप इतना नेटवर्किंग इफेक्ट को रिप्लेस नहीं कर सकते ओवर द नाइट। फिर दूसरा एक ब्रिक्स है और एक वेस्टर्न ब्लॉक है जो कि कम्प्लीटली अलाइन है उसके पॉलिसी के साथ, जो कि ग्लोबल GDP का 30% है। तो समहाउ वो सिस्टम भी खड़ा करके आपका सिस्टम टेस्टेबल भी होगा, आप पे ट्रस्ट भी लोग ने, उनकी इकॉनमी ओपन है, आप कैपिटल कंट्रोल भी कर रहे हैं। आप मतलब चाइना में अगर आपके पैसे पड़े हैं तो आपको हर वक्त डर है कि उसका जो शी जिनपिंग है वो पॉलिसी अनाउंस करेगा, पैसे नहीं भाई मैं नहीं। लेकिन US का तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, कि मतलब मॉनेटरी सिस्टम में चल रहा है 100 साल से ना, वो इस तरह अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर चाहेगा भी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो ये चीज़ें देख रही है। लेकिन इसमें जो वाइल्ड कार्ड है ना वो है डिजिटल स्पेस। और ये जो मैं आपको कहता हूँ क्रिप्टो ना, ये बिटकॉइन, ये पहले से वो लॉन्च कर बैठे, उनको पता था कि कोई लॉन्च करेगा, तो उन्होंने खुद कर दिया। तो उन्होंने खुद कर दिया। उनको पता था कि दिस इज द नेक्स्ट सेंचुरी थ्रेट टू अस, द डिजिटलाइजेशन। सही चलिए सर, आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट प्लेस टू लीव इट। मेरे और कोई आपसे सवाल नहीं है। थैंक यू, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी। इंशाल्लाह आपको वापस भी बुलाएंगे, और अगर आपकी प्रेडिक्शन सच हुई तो फिर तो आपसे रोज़ फ़ोन किया करेंगे कि किधर किधर पैसे डालने हैं हमने। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड समहाउ। हाँ, ये भी बता दें, सॉरी मैं बाद में भूल जाऊँगा, अगर कोई आपकी इस तरह की इन्फॉर्मेशन और सुनना चाहता है तो आपके यूट्यूब चैनल का नाम? मैं द ब्लॉकोनॉमिक्स के नाम से है। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक भी मैं आपको भेज दूँगा, दे देंगे। हम लगा देंगे। मेरी कोशिश इस वक्त ये है, मेरा कोई प्रॉपर मोटिवेशन नहीं है, लेकिन ये चीज़ें मैं पढ़ता हूँ एक रैबिट होल, और इसमें मैं अकेला, मतलब आप ये समझ लेना जो भी ये सुनना चाहते हैं, मेरे पास इसके लिए काफ़ी सारी एनर्जी है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें क्योंकि फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर रही है, कॉन्फ्लिक्ट हमारे ऊपर, हमारी ज़िंदगियों के ऊपर, इस हर चीज़ का एक इफेक्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पब्लिक उन पेटी इश्यूज से निकले और एक ग्लोबल कन्विंस में देखे और अपने लिए एक वे आउट निकाले, जो फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे कहते हैं। और अगर इसमें मैं समहाउ, और शायद वो आउटकम उस तरह ना हो क्योंकि बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन ये आपको एक ऐसी जर्नी पे लगा देता है ना कि समहाउ आप बहुत सारी चीज़ों से मतलब आप रिलैक्स करते हैं। आपको ना गवर्नमेंट, डोमेस्टिक गवर्नमेंट कोई भी है क्या नहीं है, आपको पता चल जाता है कि वेयर इज़ माई जर्नी। क्योंकि हम ब्लेम करते रहते हैं ना चीज़ों को ना, ये करप्शन है, करप्शन है, बहुत सारी चीज़ें। देखिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है। और ये अपॉर्चुनिटी अगर आपको अंडरस्टैंड, अपने मैं बहुत सारे काम करता हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, PhD, लेकिन मैं इसके लिए टाइम डेली निकालता हूँ। और इसके अलावा कि कुछ हो, मुझे मज़ा आता है। देखिए आपसे इतनी डिस्कशन की ना कोई चीज़ है ना, लेकिन मुझे बस चीज़ को, तो मैं ये चाहूँगा अपने यंग जनरेशन के लिए स्पेशली, जो मतलब अपने आप को कुछ करना चाहते हैं, कि वो भाई इस चीज़, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने हैंड दिए हैं, बहुत सारे वीडियो उस पर जा सकते हैं, खुद बहुत सारे चैनल्स हैं बड़े बड़े, मतलब मैं उनसे सीखता हूँ। तो आप जाएं और इस चीज़ को एक्सप्लोर करें और इस चीज़ से एक फ़ायदा उठाएं। Thank you so much. Thank you, sir. Thank you guys for watching. If you enjoyed the content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.